हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू क्लियर आईएएस चैनल। मेरा नाम है जया और आज मैं आपके सामने हिस्ट्री का एक टॉपिक लेके आई हूँ। बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो देन प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। ऑल्सो गो चेकआउट क्लियर आईएएस वेबसाइट। वहां पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज एंड जितने भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है जैसे करंट अफेयर, वैल्यू एडेड रिसोर्सेज एंड जितने भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब वहां पे अवेलेबल है। सो गो चेकआउट क्लियर आईएएस वेबसाइट clearias.com एंड प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होगा इस टॉपिक से रिलेटेड देन प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपका डाउट। ओके, सो चलिए अब हम बढ़ते हैं। तो हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे, राइट? हमने क्या देख लिया था? हमने देखा था राइज ऑफ मगध, हमने देख लिया था पर्शियन इन्वेजन, देख लिया हमने ग्रीक इन्वेजन देख लिया। अब हम देखने वाले हैं मौर्यन एम्पायर कि मौर्यन एम्पायर कैसे स्टैब्लिश हुआ, ओरिजिन ऑफ द मौर्यन एम्पायर हम देखेंगे। देन हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में, अशोक के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग वीडियो लेक्चर में देख लेंगे कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, बिकॉज वो भी एक प्रॉपर बड़ा टॉपिक है। एंड उसके बाद हम लोग सोसाइटी, कल्चर उनका कैसा था एंड इकोनॉमी उनकी कैसी थी, हम ये सब देखेंगे। इट्स जस्ट बिकॉज देखो हमें ये सब समझ के चलना पड़ेगा। हमें किसी भी एम्पायर की पॉलिटी कैसी थी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, कल्चर कैसा था, सोसाइटी उनकी कैसी थी, देन इकोनॉमी उनकी कैसी थी, रिलीजन उनका कैसा था। ये सारी चीजें हमें देख के चलनी पड़ेगी, कंपेयर करके चलनी पड़ेगी। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, जैसे कि अगर हम इधर वैदिक पीरियड से अगर हम ये मॉडर्न पीरियड तक आते हैं तो हमने सेंट्रलाइजेशन हम देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद अगर हम मौर्यन से अगर हम थोड़ा सा मौर्यन के बाद अगर देखेंगे, जस्ट उससे पहले आपका दिल्ली सल्तनत से पहले तो थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन आ जाता है। फिर जब आपका दिल्ली सल्तनत और सब आता है तब आपका फिर से सेंट्रलाइजेशन चालू होता है। देन आफ्टर मींस औरंगजेब अगर हम देखेंगे तो फिर से थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है। यहाँ बीच में जब मतलब यहाँ पे जब राजपूत आते हैं तब हमें डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है। फिर जब हमारा दिल्ली सल्तनत, हमारा मुगल एम्पायर जब हमारा पूरा आ जाता है तो सेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है। फिर आफ्टर औरंगजेब क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन होने लग जाता है। उसके बाद फिर जब ब्रिटिश एम्पायर आता है तो फिर से हमें सेंट्रलाइजेशन हम देख लेते हैं। तो देखो कैसे चेंज हो रहा है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, उसी तरीके से हमारा कल्चर, सोसाइटी, इकोनॉमी भी विद टाइम चेंज होती है। अब अगर हम सोसाइटी में अगर देखते हैं तो अब वैदिक पीरियड में क्या होता है कि हम ब्राह्मणिज्म को ज्यादा देखते हैं। ओके, उसके बाद जब महाजनपद आ जाते हैं तब हम वहां पे क्या होता है कि जो वैदिक ब्राह्मणिज्म का होता है थोड़ा सा उनका इम्पैक्ट वहां कम पड़ता है। और फिर जब राइज ऑफ मगध हम देखते हैं, जब इधर हमारे बिम्बिसार आ गए, हरियंका डायनेस्टी हुई या शिशुनाग डायनेस्टी हुई, तो उसमें हम लोग वैदिक ब्राह्मणिज्म का इम्पैक्ट कम देखते हैं। और मौर्यन एम्पायर में तो हम बहुत ही कम देखते हैं एक तरीके से, क्योंकि ये लोग ये बुद्धिज्म और जैनिज्म की तरफ चले गए थे। हमें रिलीजन में भी हमें कितना चेंज देखने को मिलता है। ओके, कल्चर अगर हम देखें तो विद टाइम आर्ट एंड आर्किटेक्चर कितना डेवलप हो रहा है। मॉडर्न एम्पायर में अगर हम देख लेंगे तो अशोका के रॉक पिलर एडिक्स जो है वो इतने ज्यादा फेमस है। विद टाइम कल्चर देखो कैसा डेवलप हमारा हो रहा है, पॉलिटी डेवलप कैसे हो रही है, इवॉल्व हो रही है। इसीलिए हमको ये सब कनेक्ट करके चलना पड़ेगा। हमें ये चेंजेस हमें देख के चलने पड़ेंगे, क्योंकि अब अगर हम देखेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं तो एक तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री का क्वेश्चन बन जाता है। ओके, जैसे अर्थशास्त्र, अब उससे वो किसने लिखी है या उससे एक क्वेश्चन कोई आ गया। या फिर अगर आपका क्वेश्चन बन जाता है कोई टर्मिनोलॉजी हो गई आपकी, जब हम मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें काफी आपको टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेगी, तो उससे आपका क्वेश्चन बन गया। फिर आपका ये देखो ये चेंज हो रहा है ना विद टाइम, तो इससे आपके क्वेश्चन बन गए। आपका जो ये पूरा चेंज चल रहा है, इवॉल्व हो रहा है, उससे आपके क्वेश्चन बन गए। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो मेजर साइट्स जो भी हो गई, जैसे अशोका के रॉक पिलर एडिक्ट्स अगर हम देख ले, रुद्र दमन, जो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन हो गया वो। ये सारी जो साइट्स हो गई, ये सारे जो आपके कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में जो आ गया, इन सब से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, प्री में भी बन जाते हैं
एंड मेंस में तो प्रोसेस ये जो सेंट्रलाइजेशन अब हो रहा था, फिर डिसेंट्रलाइजेशन, फिर सेंट्रल, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। स्पेशली जिसने हिस्ट्री ऑप्शनल लिया हो, सो उसके लिए तो ये सारे क्वेश्चंस काफी ज्यादा बन जाते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग अभी मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे अपने आप को एकदम स्टैब्लिश किया, उसने कौन कौन से एरियाज अपने अंडर कर लिए, देन उसने क्या किया, अशोका ने क्या किया, बिंदुसार ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया। सो ये सारी चीजें हम लोग इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। अब अगर हम इधर देखेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में, सो द लास्ट ऑफ द नंदा रूलर्स धनानंद वाज हाईली अनपॉपुलर ड्यू टू हिज ऑप्रेसिव टैक्स रिजीम। तो ये बोला जाता है कि जो धनानंद थे, जो लास्ट नंदा रूलर थे, वो क्या थे, वो एक तो अय्याश किस्म के थोड़े से थे। उसके बाद ना वो काफी ज्यादा टैक्स इम्पोज करते थे लोगों के ऊपर, एंड काफी ज्यादा वो उनकी जो आम जनता थी, पॉपुलेशन थी, उनपे काफी ज्यादा अत्याचार होता था। सो इसीलिए जो धनानंद थे वो इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं थे। Also, post Alexander's invasion of northwestern India, that region faced a lot of unrest from foreign powers. Some of these regions came under the rule of Seleucid dynasty founded by Seleucus Nicator I. He was one of the generals of Alexander the Great. अब क्या हुआ, जब अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया, ठीक उस टाइम तक तो ग्रीक की जो पावर थी ओवर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वो काफी ज्यादा थी, क्योंकि उस टाइम अलेक्जेंडर थे। फिर जब अलेक्जेंडर की डेथ हो गई, अलेक्जेंडर बेबीलोन की तरफ चला गया, अलेक्जेंडर की डेथ हुई, तब क्या हुआ, वहां पे जो लोग थे, वहां पे जिनकी लोग अलेक्जेंडर ने पोस्ट पे रखे थे, अपॉइंट किए थे, वो लोग क्या हो गए, वो लोग आपस में लड़ने लगे, तो वहां पे बहुत ज्यादा पंगा होने लग गया। ओके, बहुत ज्यादा अनरेस्ट, डिस्टर्बेंस वहां पे देखने को मिला। उसके बाद उसी में से क्या हुआ, सेल्यूसिड डायनेस्टी आई। सेल्यूसिड डायनेस्टी को सेल्यूकस निकेटर फर्स्ट ने फाउंड किया था। ये जनरल थे अलेक्जेंडर द ग्रेट के। तो इन्होंने इसी मौके का फायदा उठाया, डिस्टर्बेंस का फायदा उठाया, और उन्होंने अपनी एक अलग से डायनेस्टी बना ली। तो ये 3 पॉइंट हमने क्यों पढ़े, क्योंकि इस 3 पॉइंट के बेसिस पे क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने फायदा उठाया। एक तो धनानंद के जो ऑपरेसिव टैक्स रिजीम था, जो अनपॉपुलर था लोगों के बीच में, तो उस चीज का फायदा उठाया। देन अलेक्जेंडर के मरने के बाद वहां पे जो पॉलिटिकली अनरेस्ट था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में डिस्टर्बेंस था, उसका उसने फायदा उठाया। सो इन सब चीजों का फायदा उठा के चंद्रगुप्त मौर्य आए। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन डायनेस्टी फिर फॉर्म करी। उन्होंने पंजाब वाला रीजन कॉन्कर कर लिया, साउथ ईस्टर्न एज से ऑफ अलेक्जेंडर्स फॉर्मर एम्पायर। चंद्रगुप्त विद द हेल्प ऑफ एन इंटेलिजेंट एंड पॉलिटिकली एस्ट्यूट ब्राह्मण कौटिल्य, कंसिडर्ड एज अ रियल आर्किटेक्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर, इनको चाणक्य भी बोलते हैं, usurped the throne by defeating Dhananand in 321 BC. The Mauryan dynasty ruled from 321 to 185 BC. So, चंद्रगुप्त ने कौटिल्य मीन चाणक्य की मदद से क्या किया, धनानंद को हटा दिया और उन्होंने मौर्यन डायनेस्टी स्टैब्लिश करी। अब कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि देखो, ये तो स्टोरी आपने सुनी थी ना कि धनानंद ने क्या किया था, चाणक्य का भरी सभा में अपमान किया था, तब उन्होंने प्रण लिया था कि मैं धनानंद को हटा दूंगा। वो गए थे ये बोलने के लिए धनानंद से कि हम लोग को पॉलिटिकली यूनिफाइड होना पड़ेगा, नहीं तो जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं वो आएंगे और हमारा इंडिया को कैप्चर कर लेंगे, तो हमें यूनिफाइड होना है। और धनानंद ने क्या किया, इंसल्ट कर दिया चाणक्य का। सो चाणक्य ने प्रण लिया कि धनानंद को हटा देंगे। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि पहले चंद्रगुप्त मौर्य गए चाणक्य के पास, उन्होंने बोला कि मुझे चाहिए ये पूरा राजपाट चाहिए मुझे जो धनानंद के पास है, पर चाणक्य ने उनको भगा दिया कि मैं ये सब नहीं कर सकता। उसके बाद फिर वो धनानंद के पास गए यूनिफिकेशन वाली बात करने के लिए, फिर धनानंद ने उनको इंसल्ट किया और भेज दिया। तब चाणक्य ने कहा कि अब मैं तुम्हें हटाऊंगा, इस तुम्हारी राजपाट से तुम्हें हटा दूंगा, निकाल दूंगा। ठीक। और कुछ लोग अब कहते हैं कि पहले ये सारी चीजें हुई कि धनानंद ने चाणक्य को इंसल्ट किया, फिर चाणक्य ने प्रण लिया कि मैं तुम्हें हटा दूंगा, तब उनको चंद्रगुप्त मौर्य दिखे और वो चंद्रगुप्त मौर्य के पास गए, उनको टीच किया कि ऐसे ऐसे काम करने हैं, एंड उसके बाद उन लोगों ने मिलकर धनानंद, तो ऐसा स्पेक्युलेटिव थ्योरीज काफी ज्यादा है। बट जो वाइडली कंसिडर्ड यही है कि चाणक्य की बेइज्जती हुई, उन्होंने प्रण लिया, वो फिर चंद्रगुप्त से मिले और उन्होंने धनानंद को हटा दिया। सो ये मौर्यन डायनेस्टी कब से कब तक आई, 321 से 185 बीसी तक आई। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद करके रखना है। The Mauryan Empire was the first largest empire that had established on Indian soil till 334 BC. So जो मौर्यन एम्पायर था वो पहला लार्जेस्ट एम्पायर था
जो हिंदुस्तान जो इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था टिल 334 BC. The epigraphical source, literary source, foreign accounts and other materials obtained from archaeological excavation describe the greatness of the Mauryan rulers and vast extension of their empire. So जितने भी epigraphical source थे means जो भी inscribed sources हो गए, जितने भी literary sources हो गए, जितने भी फॉरेन अकाउंट, जितने भी मटेरियल्स, जो भी आर्कोलॉजिकल एविडेंस से एग्जीबिशन से ऑब्टेन हुए हैं, उस सब में मॉडर्न रूलर्स की ग्रेटनेस के बारे में काफी कुछ बताया गया है एंड उनका एम्पायर कहाँ तक एक्सटेंड किया था वो भी बताया गया है. चंद्रगुप्त was the first ruler who unified entire India under one political unit. और चंद्रगुप्त पहले रूलर थे जिन्होंने यूनिफाई किया पूरे इंडिया को एक पॉलिटिकल यूनिट के अंदर. सो पॉलिटिकली अगर यूनिफिकेशन देखें इंडिया का, वो पहली बार किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था. द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मौर्यन एम्पायर इज मेंशन्ड इन अर्थशास्त्र. ये सोर्स ऑफ हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की कहाँ से मिलती है? अर्थशास्त्र से मिलती है. जो किसने लिखा है? कौटिल्य चाणक्य ने लिखा है. Megasthenes came in the court of Chandragupta Maurya as an ambassador of Seleucus. फिर जो मेगास्थनीज थे, जब अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी कि ये मेगास्थनीज क्यों आए थे जो सेल्यूकस के एम्बेसडर थे. सो मेगास्थनीज कोर्ट आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के, काफी समय तक रहे और उन्होंने इवन अपनी बुक इंडिका भी लिखी. उस इंडिका में उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन, उस टाइम पे इंडिया कैसा था, कितना प्रॉस्पेरस था, उन सब चीजों के बारे में मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में बताया है. और मेगास्थनीज किसके एम्बेसडर है? सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर है. उनकी बुक कौन सी है? इंडिका उनकी बुक है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और ये किसके एम्बेसडर है? ये सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर है. Though the original book is lost, however, historians extracted Megasthenes' description through the quotation in the works of the later Greek writers. अब ओरिजिनल बुक खो गई है बट कुछ हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने मेगास्थनीज के डिस्क्रिप्शन को एक्सट्रैक्ट किया है कुछ कोटेशंस के थ्रू अपने वर्क्स में. वो उन्होंने लिखा है, ग्रीक राइटर्स ने मेगास्थनीज के कुछ डिस्क्रिप्शन जो है, कुछ कोटेशंस जो है उन्होंने अपनी बुक में लिखा है. बिकॉज ओरिजिनल बुक लॉस हो गई तो इसी से हमें पता लगता है कि मेगास्थनीज ने भी अपनी एक बुक लिखी थी जिसके अंदर उन्होंने काफी कुछ बताया था. द इंस्क्रिप्शंस ऑफ ग्रेट अशोका आर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑथेंटिक सोर्स फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पीरियड. पर अगर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री देखेंगे मॉडर्न एम्पायर का, तो वो क्या है? वो अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस है, रॉक एडिक्ट्स है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड ऑथेंटिक सोर्स माने जाते हैं. ये अभी तक हमने क्या देखा? मॉडर्न्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया बिकॉज जानना थोड़ा बहुत जरूरी है. तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन देखा हम लोगों ने. अब यहाँ पे अगर हम मॉडर्न एम्पायर देखेंगे, देखो ये मॉडर्न एम्पायर, यहाँ पे मेन कैपिटल हो गई, रीजनल कैपिटल, अदर सिटी, पिलर एडिक्ट्स और पिलर ऑफ अशोका, मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका, माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका एंड अदर इंस्क्रिप्शन. तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको इसमें सारे मेजर रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट मिल जाएंगे. इसके क्वेश्चंस आते हैं कि मेजर रॉक एडिक्ट कौन से हैं, माइनर रॉक एडिक्ट कौन से हैं. ओके देन अगर हम पोर्ट सिटीज भी यहाँ पे अगर देखने को मिले, ये देखो तामली बट हमारी पोर्ट सिटीज है. उसके बाद हमें ये सोपरा, हमें ये पोर्ट सिटीज देखने को मिलता है. उसके बाद अगर आए अमरावती भी एक हमारी तरीके से हो ही जाती है. अब यहाँ का जो रीजन है, आप नीचे साउथ वाला रीजन देखो तो ये नहीं था उनके पास. इतना एक्सट्रीम साउथ में मौर्यन एम्पायर नहीं फैल पाया था. और कलिंग वाले रीजन में भी चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार कुछ नहीं कर पाए थे. वो अशोक आए थे तब उन्होंने कलिंग वाला रीजन अपने हाथ में लिया था. पर ये सारा रीजन उनके पास था. ये सारा रीजन हो गया. ये कांधार, अगर हम नॉर्थ में देखेंगे तो नॉर्थ जो हिमालय हो गया, मतलब तेराई वाले रीजन तक, ये मौर्यन एम्पायर के अंडर था. वेस्ट में अगर हम देखें कांधार तक इनके अंडर था. ईस्ट में ये बंगाल का रीजन तक था. और साउथ में ये तुंगभद्रा तक ही उनके पास था. तुंगभद्रा के नीचे वो नहीं जा पाए, जो सदर्न मोस्ट टिप तक, वो इतना यहाँ तक वो नहीं पहुंच पाए थे चंद्रगुप्त मौर्य, या मौर्यन एम्पायर मिनोल बोलेंगे तो वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाए थे. इवन यहाँ पे जो छोटा नागपुर प्लेटी हो गया, वेस्टर्न घाट का कुछ रीजन हो गया, एंड थार डेजर्ट अगर ले ले, पंजाब मुल्तान वाला रीजन, ये भी ना नहीं आया था चंद्रगुप्त मौर्य के कंट्रोल में. बाद में अशोका ने ये सब कुछ अपने कंट्रोल में लिया था बट इनिशियली ये सब उनके कंट्रोल में नहीं आया था. सो ये हमने देखा. अब हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ द मौर्यंस. सो अब देखो कुछ लोग कहते हैं, जैसे अगर हम वैदिक ब्राह्मण की बात करें, वैदिक ब्राह्मणिज्म की बात करें, तो उसमें बोला जाता है कि जो मौर्यंस है वो शूद्राज है, वो लो कास्ट के हैं.
अब कुछ लोग जो, अगर हम बुद्धिस्ट की बात करें तो वो कहते हैं वो क्षत्रिय क्लैन से है, अगर हम जैन्स की बात करें तो वो भी बोलते हैं वो कि वो वैश्य, वो क्षत्रिय क्लास के हैं। सो ये सब जो बात होती है ना कि वो किस कास्ट से है किस कास्ट से नहीं है, तो ये सब ना पॉलिटिकल होता है, क्योंकि अगर आप जिसको प्रीच करोगे वो तो आपके बारे में अच्छा लिखेगा नहीं। अब लिखेगा, अब जैसे मॉरियंस की बात करेंगे तो मॉरियंस ने सबसे ज्यादा प्रेफर किया बुद्धिज्म और जैनिज्म को, बिकॉज जैन्स का ट्रेडिंग बहुत ज्यादा अच्छा था, तो इसीलिए उन्होंने जैनिज्म को खुश रखा। एंड बुद्धिज्म तो वो जा ही रहे थे, सब लोग बुद्धिज्म तो सब पैटर्नाइज कर ही रहे थे, तो इसीलिए बुद्धिज्म अगर जैनिज्म में देखें तो उनको थोड़ा सा एलीट बताया गया है। एंड अगर हम वैदिक ब्राह्मणिज्म के अकॉर्डिंग जाए तो उनको क्या बताया गया, लो कास्ट, जैसे कि द अर्ली इयर्स ऑफ चंद्रगुप्त रेन आर लिटिल अननोन बट मोस्ट हिस्टोरियंस अग्री टू असाइन ईदर अ लो कास्ट और अ ट्राइबल ओरिजिन टू द मौर्य फैमिली। तो जो पहले के जो कुछ साल थे चंद्रगुप्त मौर्य के, उनके बारे में ज्यादा हमें नहीं पता। कुछ हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं कि ये लो कास्ट के हैं या ट्राइबल ओरिजिन के हैं, ये जो मौर्य फैमिली है ना ये पूरी लो कास्ट है या ट्राइबल ओरिजिन है। इवन some historians believe that Chandragupta was the son of the last Nanda king, Dhananand, born to a low-born woman called Mura, and hence comes the family name Maurya. And कुछ historians तो ये भी बोलते हैं कि जो चंद्रगुप्त है वो लास्ट नंदा किंग मतलब धनानंद का बेटा था। धनानंद का अफेयर चला एक लो बॉर्न वुमेन से, मूरा, जो नाचने वाली थी, डांस करती थी, मूरा। सो उनसे उनका अफेयर चला, तो उसी से चंद्रगुप्त मौर्य आया और यही मूरा से क्या बना, मौर्यापुरा बना। सो कुछ लोग ये भी बोलते हैं। देन द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन डिस्क्राइब चंद्रगुप्त एज अ मेंबर ऑफ मौर्य क्लैन ऑफ Pipalivana and the Mauryans were linked to the tribe of the Sakyas to which Buddha belonged. So अब बुद्धिस्ट ट्रेडिशन की बात करें, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, बिंदुसार हो गया, अशोक हो गए, जो भी हो गए, ये बुद्धिस्ट की तरफ ज्यादा जाते हैं, वो बुद्धिज्म को ज्यादा प्रीच कर रहे थे, तो अब बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में तो उनको बताया ही जाएगा कि वो क्षत्रिय है। जो पीपली वाला ये जो मौर्य क्लैन हो गए, ये साक्य क्षत्रिय क्लैन एक तरीके से है। सो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में मॉडर्न्स को एलिट प्योर ब्लड बताया गया है ना। बुद्धिस्ट ने भी ग्लोरीफाई किया है किंग को, जैसे अगर हम पुराण्स में देखें तो जैसे ग्लोरीफाई किया जाता है अपने किंग्स को, वैसे ही बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में भी ग्लोरीफाई किया जाता है। तो उन्होंने भी चंद्रगुप्त मौर्य को बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में काफी ग्लोरीफाई किया गया है। अब उनको मौर्यन क्लैन ऑफ पीपलीवाना बोला गया है, एंड मौर्यंस जो है वो साक्य ट्राइब से रिलेट करते हैं जिससे बुद्धा बिलोंग करते हैं। तो ये फिर से एक इम्पोर्टेंट सोर्स हमारा बन गया है कि मौर्य क्लैन ऑफ पीपलीवाना, ये वाला जो एविडेंस है वो कहाँ मिला है, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन ने बोला है। तो इसका मतलब कि वो क्षत्रिय थे, ये बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का मानना है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट राइटर्स, और कुछ बुद्धिस्ट राइटर्स ये भी बोलते हैं, मॉडर्न्स केम फ्रॉम द रीजन विच वाज फुल ऑफ पीकॉक, Maurya in Sanskrit and Mora in Pali, and hence they came to be known as Mauryas. So कुछ बुद्धिस्ट राइटर ये भी बोलते हैं कि जो मौर्यंस हैं वो उस रीजन से आए हैं जहाँ पे पिकॉक्स बहुत ही ज्यादा थे, क्योंकि पिकॉक्स अगर देखेंगे तो संस्कृत में उनको मौर्य बोला जाता है, मयूर बोला जाता है ना संस्कृत में पिकॉक्स को, एंड पाली में मोरा बोला जाता है। तो इसीलिए वो ऐसे रीजन से आए जहाँ बहुत सारे पिकॉक्स थे, इसीलिए उनका नाम क्या पड़ा, मौर्यास पड़ा। इट कैन बी सेड दैट बुद्धिस्ट ट्राई टू एलिवेट द सोशल पोजीशन ऑफ अशोका एंड हिज प्रेडिसेसर्स। सो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में इतना ज्यादा बोल दिया गया कि वो साक्या क्लैन के थे, वो इवन ऐसे रीजन से आए जहाँ पे कॉक बहुत ज्यादा था, वो क्षत्रिय थे, तो इतना ज्यादा एलिवेट, इतना ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया था अशोक और उनके प्रेडिसेसर्स को, इज जस्ट बिकॉज जो अशोक हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, जैसे मैंने आपको बताया, इन सब ने क्या किया, इन सब ने बुद्धिज्म को ही प्रीच किया, ये सब लोग बुद्धिज्म की तरफ गए। स्पेशली अगर अशोक की बात करें तो अशोक बुद्धिज्म की को ही उन्होंने प्रीच किया, इवन अपने बेटा बेटी को भी उन्होंने भेजा था कि तुम जाओ और बुद्धिज्म को जाके पूरी जगह पे फैलाओ। तो इसी की वजह से बुद्धिस्ट लोगों ने क्या किया कि जो सोशल पोजीशन थी अशोक की एंड उनके प्रेडिसेसर्स की, उसको एलिवेट, उसको और ज्यादा ऊपर दिखाने की कोशिश की गई। जैन ट्रेडिशन रिलेट्स चंद्रगुप्त एज द सन ऑफ अ डॉटर ऑफ द चीफ ऑफ अ विलेज ऑफ पिकॉक टेमर्स मौर्य पोशाकर। और अब जैन ट्रेडिशन की अगर बात करें तो उन्होंने क्या बोला कि जो चंद्रगुप्त है वो बेटे हैं एक विलेज के चीफ की जो डॉटर थी ना उनके बेटे हैं, एंड ये पिकॉक टेमर्स थे, मौर्य पोशाका थे। तो एक तरीके से ये विलेज के चीफ की बेटे थे, तो इनको क्या बोला गया, वैश्य से कंसिडर करा दिया गया कि ये वैश्य से बिलोंग करते हैं। सो जैन ट्रेडिशन रिलेट कर रहा है वैश्य ओरिजिन से। ओके, द पुराण डिस्क्राइब द मौर्यास टू बी शूद्रास प्रोबब्ली ड्यू टू द फैक्ट दैट दे वर पेट्रन्स ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्स,
The classical sources mention Chandragupta as Chandrakotas and is described to be of low origin. So अगर हम पुराण की बात करेंगे तो पुराण में क्या बोल दिया गया, जैसे मैंने आपको बताया वैदिक ब्राह्मणिज्म के बारे में, उस टाइम वैदिक ब्राह्मणिज्म ज्यादा था, तो अब वो लोग क्या कर रहे थे, जो अशोक हो गए या चंद्रगुप्त, जो मॉडर्न एम्पायर जो पूरा था, वो वैदिक ब्राह्मणिज्म से थोड़ा दूर ही जा रहा था, वो उनको ज्यादा बढ़ावा नहीं दे रहा था, इतना इम्पैक्ट नहीं था वैदिक ब्राह्मणिज्म का। तो उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने बोला मौर्य तो भाई शूद्र है, लो कास्ट के हैं भाई, आप जिसके साइड पे हो गए उसकी बढ़ावा करोगे। अभी अगर मॉडर्न एम्पायर वैदिक ब्राह्मणिज्म के साइड पे होते तो भाई वो क्षत्रिय हो जाते, पर नहीं, ऐसा नहीं था। क्यों? प्रोबेबली यही बोला जाता है क्योंकि ये हेटेरोडॉक्स सेक्स इन्होंने पेट्रन किया, इन्होंने पेट्रोनाइज किया पूरे मॉडर्न एम्पायर में, इसीलिए पुराण ने क्या बोल दिया, इनको शूद्र बोल दिया। ओके, पुराण ने क्या बोला, शूद्र। और जो क्लासिकल सोर्स मीन्स, अगर हम ग्रीक्स की बात करें तो ग्रीक सोर्स फॉरेन ओरिजिन में भी अगर देखें तो चंद्रगुप्त को चंद्रकोटस बोला गया है, एंड चंद्रकोटस एक लो ओरिजिन के हैं। इन जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन इससे क्वेश्चन भी आए हैं बहुत बार आपके प्री में, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर देखेंगे तो इस पर्टिकुलर, ये जो है ना जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, इससे काफी क्वेश्चंस आए हैं। सो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन 150 CE, there is a reference of Pushyagupta as a brother-in-law of Chandragupta, which implies Vaishya origin of Mauryas. So जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है रुद्रदमन का। सो रुद्रदमन एक शाक्य लीडर है बेसिकली। सो उसमें क्या बोला गया, जो पुष्यगुप्त है वो ब्रदर इन लॉ है चंद्रगुप्त के, और जो पुष्यगुप्त है वो वैश्य ओरिजिन के है, तो इसीलिए ये बोल दिया गया कि चंद्रगुप्त भी क्या हो गए, वैश्य हो गए। ओके, किसमें बोला गया वैश्य? जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। और इस जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन से हमें पता लगता है कि जो मालवा वाला रीजन है वो भी मौर्यन एम्पायर के अंदर ही था। It also suggested that the title Gupta in Chandragupt's name and the later episode of Ashok's marriage to the daughter of a merchant of Vidisha supports the view that the Mauryas could have been of Vaishya origin. और इवन ये भी बोला जाता है कि जो गुप्ता है चंद्रगुप्त में, जो गुप्ता सरनेम है, गुप्ता आज के टाइम पे भी वैश्य से ही बोलते हैं, तो जो गुप्ता सरनेम है वो क्या है, वो वैश्य ओरिजिन के, जस्ट बिकॉज वो गुप्ता सरनेम है। ऑल्सो जो अशोक की जो मैरिज हुई थी, जो शादी हुई थी एक मर्चेंट से, मर्चेंट ऑफ विदिशा से, तो उसने भी ये सपोर्ट किया कि जो मौर्यन एम्पायर है, जो मौर्यास है, वो वैश्य ओरिजिन के है। सो ये है ओरिजिन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। एंड लास्ट में एक है द यूज ऑफ द टर्म सच एज ऋषिला एंड कुलहीन for Chandragupta in the Mudra Rakshasa of Vishakadatta suggests that he was merely an upstart of an unknown family. This is very important, Mudra Rakshasas of Vishakadatta. So even ये भी बोला गया कि मुद्र राक्षसा ऑफ विशाखदत्ता, उसमें ये बोला गया कि जो चंद्रगुप्त है वो वृषिला है या कुलहीन है, कुलहीन जिनका कोई लीनियज नहीं, कोई कुल नहीं है। सो इससे बताया जा रहा है इस पर्टिकुलर वृषिला एंड कुलहीन से कि ये एक अननोन ओरिजिन के हैं, अननोन फैमिली, इनका कोई लीनियज का कोई पता ठिकाना नहीं है। सो कुछ हमें पता ही नहीं है तो हम कैसे बता सके कि भाई ये किस ओरिजिन के, लो है कि अपर कास्ट है कि मिडिल कास्ट है कि लोअर कास्ट है। सो ये था ओरिजिन ऑफ द मौर्यास। अब हम फाउंडेशन ऑफ द एम्पायर देखते हैं। So Chandragupta's origin are shrouded in mystery. The Greek sources, which are the oldest, mention him to be a non-warrior lineage. The Hindu source also says he was student of Kautilya of humble birth, probably born to a Shudra woman. Most Buddhist sources says he was a Kshatriya. So ये कॉन्फ्लिक्ट है, स्पेक्यूलेटिव है ना, कि भाई वो उनका ओरिजिन क्या है चंद्रगुप्त मौर्य का, बिकॉज ग्रीक सोर्स के अकॉर्डिंग वो क्या है, ये नॉन वॉरियर के हैं, नॉन वॉरियर लीनियज से बिलोंग करते हैं। जो इधर हमने चंद्रकोटस पढ़ा था लो ओरिजिन, ग्रीक सोर्सेस के अकॉर्डिंग। हिंदू ओरिजिन के अकॉर्डिंग ये बोलते हैं, हिंदू सोर्स क्या बोलते हैं कि ये कौटिल्य के क्या थे, स्टूडेंट थे, एंड ये शूद्र थे, ये शूद्र वुमेन के बेटे थे, तो ये शूद्र है। देन बुद्धिस्ट सोर्स क्या बोल रही है कि ये क्षत्रिय है। तो ये बहुत ही स्पेक्युलेटिव है, मिस्ट्री है कि ये किस ओरिजिन के, किसी को नहीं पता। इट जनरली एक्सेप्टेड दैट ही वाज ऑर्फन बॉय बोर्न इनटू अ हम्बल फैमिली हु वाज ट्रेन्ड बाय कौटिल्य। सो ये बोला जा रहा है कि ये एक ऑर्फन थे, ये एक शूद्र के घर पे ये इनका बॉर्न एंड बॉटअप हुए, एंड इनको कौटिल्य ने क्या किया, ट्रेन किया। ग्रीक अकाउंट्स इन्हें चंद्रकोटस बोलते हैं, जो मैं आपको पहले बताई हूँ, लो ओरिजिन। Alexander has abandoned his India conquest in 324 BC, and within a year, Chandragupta had defeated some of the Greek-ruled cities in northwestern part of the country. Kautilya provided a strategy while Chandragupta executed it. They had raised a mercenary army of their own. Then they moved eastward into Magad. So
जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अलेक्जेंडर 324 बीसी तक वो चला गया था, देन उसके बाद उसकी डेथ हो गई। कहाँ पे हुई? बेबीलोन में। कब हुई? मुझे कमेंट सेक्शन में अभी चाहिए। सो अलेक्जेंडर इंडिया छोड़ के चला गया, तो चंद्रगुप्त को उस टाइम पे क्या हुआ, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में डिस्टर्बेंस होने लग गया, बिकॉज जब अलेक्जेंडर की डेथ की खबर सुना, मौत की खबर सबने सुनी, सो वहां पे सब लोग इंडिपेंडेंट होना चालू हो गए। जो अलेक्जेंडर ने जिनको अपॉइंट किया था वहां पे, उन सब लोगों ने क्या किया, वो अपना इंडिपेंडेंट किंगडम एंड डायनेस्टी फॉर्म करना चालू कर दिया, तो वहां पे डिस्टर्बेंस था। ओके, तो चंद्रगुप्त ने उसी का फायदा उठाया और वहां पे जो कुछ ग्रीक लोग थे जो सिटीज को रूल कर रहे थे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, उनको हराया और वो पूरा नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर वाला कांधार तक का रीजन क्या हुआ, उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। और कौटिल्य मतलब जो चाणक्य थे, उन्होंने ये पूरी स्ट्रैटेजी चंद्रगुप्त को बताई और चंद्रगुप्त और चाणक्य ने दोनों ने मिलकर क्या किया, कौटिल्य ने स्ट्रैटेजी बनाई, चंद्रगुप्त ने एग्जीक्यूट की। उसके बाद क्या हुआ कि जब सबको उन्होंने हरा दिया, जब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में हराया, तो उनके पास अब आर्मी आ गई, तो उन्होंने एक मर्सनरी आर्मी ली खुद की और वो चले गए फिर ईस्टवर्ड मगध की तरफ, धनानंद के साइड चले गए। Chandragupta, after overthrowing the last of the Nanda king, acceded to the throne in around 321 BC and founded the Maurya Empire. फिर चंद्रगुप्त ने क्या कर दिया, चंद्रगुप्त ने नंदा किंग लास्ट जो धनानंद थे उनको हटा दिया 321 BCE में एंड मौर्य एम्पायर फाउंड किया। तो कब किया? 321 BCE। Important हो गया ना? This enabled Chandragupta to gain control of this region quickly. However, it is not certain whether Chandragupta routed the foreigners first or defeated the Nandas. अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ गई। अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि चंद्रगुप्त ने इतनी जल्दी कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया कि कुछ पता ही नहीं चला कि उन्होंने फॉरेनर्स को पहले हराया कि उन्होंने नंदा को पहले हराया। क्योंकि इस साइड अगर देखें, नंदा हमारा इधर ईस्ट में हो गया, इधर हमारा नॉर्थ वेस्ट में हो गया। नॉर्थ वेस्ट में कुछ ग्रीक्स थे जो हमारे वो थे, अलेक्जेंडर थे, उन्होंने कुछ ग्रीक्स को यहाँ पॉइंट करके चले गए थे। तो अब क्या हुआ कि इतनी जल्दी इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया कि ये समझ में ही नहीं आया कि उन्होंने पहले फॉरेनर्स को हराया कि उन्होंने पहले नंदा को हराया। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बट अगर हम देखेंगे तो दोनों जो टास्क थे, फॉरेनर्स को हराना, ग्रीक्स को हराना, नॉर्थ वेस्टर्न अपने कंट्रोल में लेना एंड नंदा को डिफीट करना, ये सारा 321 BC तक स्टार्ट हो गया था। और उसके बाद क्या हुआ, कंसोलिडेशन चालू हो गया, यूनिफिकेशन चालू हो गया। ओके, मौर्य डायनेस्टी पढ़ेंगे 321 टू 185 BC। अब हम पहले पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बेसिक बेसिक चीजें हम देखेंगे, इन्होंने क्या क्या किया, डिटेल में नहीं जाना कैसे किया, ये सब नहीं है, नॉर्मल हमने पढ़ना है, ठीक है। सो ही फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर बाय डिपोजिंग द नंदा रूलर धनानंद, ये हमें पता है। ओके, चाणक्य की मदद से। He also liberated northwestern parts of the Indian subcontinent from the Greek governors and satraps appointed by Alexander. अब यहाँ पे ना एक वर्ड आया है सत्रा। अब ये सत्रप शब्द कहाँ पे पढ़ा है, जरा हमें बताइए। पर्शिया में पढ़ा है। जब पर्शियन इन्वेजन हुआ था तो हमने पढ़ा था ना कि उनके कितने थे, 28 प्रोविंसेस, 28 सत्राप्स थे। तो अब पर्शियन एडमिनिस्ट्रेशन इतना ज्यादा इफेक्टिव था कि अलेक्जेंडर, जो ग्रीक्स थे, उन्होंने भी पर्शियन एडमिनिस्ट्रेशन ही अपनाया। तो उन्होंने ये जो सत्राप्स थे ना, उसको चेंज ही नहीं किया वर्ड, ये पर्शियन वर्ड है, बट अलेक्जेंडर ने भी वही लिया क्योंकि बहुत इफेक्टिव, बहुत एफिशिएंट था हमारा पर्शियंस का ये जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ना, काफी ज्यादा अच्छा था। सो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट को, जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का था, उसको भी लिबरेट कर दिया, फ्री करवा दिया ग्रीक गवर्नर से, जो भी अलेक्जेंडर ने अपॉइंट करके गए थे वो बेबीलोन जाने से पहले। सो उन सब पार्ट्स को भी क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने कब्जे में ले लिया। तो उन्होंने पूरा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर भी अपने कब्जे में ले लिया, कांधार रीजन तक। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे उन्होंने इतना पार्ट लिया, फिर नीचे वो कॉन्क्विस्ट करना चालू करेंगे। सो वन ऑफ द मेजर First major military victory of Chandragupta Maurya is in the war with Seleucus Nicator, who ruled over the area west of the Indus around 305 BCE. So सेल्यूसिड कौन थे? ये एक ग्रीक गवर्नर थे, अलेक्जेंडर ये इनको अपॉइंट करके गए थे। तो जब अलेक्जेंडर की डेथ हुई तो सेल्यूसिड ने क्या किया, इन्होंने वो पूरा जो अंपायर था उस साइड का, जो अलेक्जेंडर ने अपने कब्जे में लिया था, वो सेल्यूसिड ने अपने कब्जे में ले लिया। तब इन्होंने ये सेल्यूसिड डायनेस्टी, सेल्यूसिड एम्पायर इन्होंने बनाया। सो ये क्या गया, ये मॉडर्न एम्पायर। तो ये जो वेस्ट ऑफ कांधार के बाद का ये जो वेस्ट ऑफ रीजन था ना इंडस का, ये सेल्यूसिड का था। सो जो इम्पोर्टेंट मेजर विक्ट्री क्या थी, वो सेल्यूकस निकेटर के साथ चंद्रगुप्त मौर्य वॉर पे गए।
around 305 BCE. So 305 BC में he entered with a treaty with Seleucus negated in which Chandragupta acquired Baluchistan, eastern Afghanistan and the region to the west of Indus. So क्या हुआ कि ऑल दो सेल्यूकस के पास भी भाई आर्मी थी, बट उस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य का इतना ज्यादा नाम था एंड प्लस चाणक्य की स्ट्रैटेजी की वजह से क्या हुआ कि सेल्यूकस इतना वॉर में पढ़ना नहीं चाह रहे थे। सो एक फिर ट्रीटी हुई 305 बीसी में, एक ट्रीटी हुई सेल्यूकस निकेटर के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने की, जिसमें क्या किया सेल्यूकस ने जो बलूचिस्तान वाला रीजन दे दिया चंद्रगुप्त को, ईस्टर्न अफगानिस्तान वाला, जो वेस्ट ऑफ इंडस वाला रीजन, काबुल वाला रीजन था ना, वो भी चंद्रगुप्त को दे दिया। एंड ऑल्सो जो सेल्यूकस की डॉटर थी, बेटी थी, उसकी भी शादी किससे करा दी, चंद्रगुप्त मौर्य से। और इन रिटर्न चंद्रगुप्त में क्या दिया, 500 एलिफेंट्स, 500 एलिफेंट्स सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने दे दिए। Seleucus Nicator avoided a full-scale war with the mighty Chandragupta and in return got war assets that would lead him to victory against his rival in the Battle of Ipsus fought in 301 BC। अब देखो ये पॉलिटिकली भी भाई सेल्यूकस ने सोचा बहुत सही। उन्होंने बोला मैं चंद्रगुप्त के साथ वॉर क्यों लड़ू, मुझे जब इंडिया में इतना ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं क्यों वॉर लड़ू, मुझे अभी इस साइड पूरा ग्रीक, मुझे तो जो है जितना पर्शियन ने अपने कब्जे में लिया था, मुझे तो वो सारी चीजें चाहिए, वो सारी प्लेसेस मुझे अपने अंडर चाहिए, तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं चंद्रगुप्त के साथ लड़ाई लड़ने में। सो क्या हुआ, इसीलिए वो नहीं लड़े। एक ट्रीटी हुई जिसमें उनको बहुत ज्यादा वॉर एसेट्स मिले और जिससे वो बैटल ऑफ इप्सिस उन्होंने लड़ी 301 में एंड वो जीत भी गए। Then Seleucus also sent an ambassador called Megasthenes who lived in the court of Chandragupta Maurya for many years। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज की बुक कौन सी थी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो सेल्यूकस ने अपना एक एम्बेसडर भी भेजा, मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में रहे काफी सालों तक और उन्होंने अपनी बुक इंडिका में काफी ज्यादा लिखा भी है चंद्रगुप्त के मौर्य के बारे में, उनके उस टाइम पे इंडिया की पोजीशन क्या थी, कितना प्रॉस्पेरस था इंडिया के बारे में, उन्होंने काफी कुछ लिखा है मेगास्थनीज ने अपने बुक इंडिका में। Chandragupta led a policy of expansion and brought under one control almost the whole of present India, barring a few places like Kaling and extreme south। तो चंद्रगुप्त ने ये जो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन है उसको फॉलो करी और उन्होंने एक तरीके से पूरे इंडिया को अपने कंट्रोल में वो लेके आए, बस कुछ प्लेसेस को छोड़ के, जैसे कलिंग, क्योंकि कलिंग उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग था, बट अशोक ने कलिंग अपने अंडर लेके आए। एंड जो एक्सट्रीम ऑफ साउथ जो मैं बता रही हूँ, जो तुंगभद्रा का जो रीजन है उसके नीचे तक चंद्रगुप्त मौर्य अपने कंट्रोल में नहीं लेके आ पाए थे। Details of the conquest in different parts of India are lacking, but a major of scholars suggest that Chandragupta established his control not in the northwest and Ganga plain, but also in western India and the Deccan, except present-day Kerala, Tamil Nadu, and parts of northeastern India। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य ने किस किस प्लेसेस पे कॉन्क्वेस्ट किया, कॉन्कर किया, कौन कौन सी प्लेसेस, उसके ऊपर प्रॉपर डिटेल्स नहीं है इतनी ज्यादा, बट अगर हम स्कॉलर्स की देखेंगे, जो मेजर स्कॉलर्स थे उन्होंने यही सजेस्ट किया कि जो चंद्रगुप्त है उन्होंने नॉर्थ वेस्ट में तो अपना कंट्रोल लिया ही लिया, उन्होंने गंगा प्लेन में भी अपना कंट्रोल लिया, उन्होंने वेस्टर्न इंडिया को भी अपने कंट्रोल में किया, जो कांधार रीजन, फिर डेक्कन को भी अपने कंट्रोल में किया, बट जो डेक्कन में प्रेजेंट डे केरला और तमिलनाडु को नहीं कर पाए, और जो फॉरेस्ट वाला इलाका है ना, जंगल इलाका नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का, उस साइड तक वो अपने कंट्रोल में चंद्रगुप्त मौर्य नहीं कर पाए थे। देखो अगर इसमें देखेंगे, सो ये डेक्कन वाला था, बट इधर कलिंग को अपने पास नहीं कर पाए थे, ये वाला रीजन साउथ का नहीं कर पाए थे, और इस साइड एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट में वो अपना नहीं कर पाए थे कंट्रोल, डेक्कन वाला कुछ रीजन वो नहीं कर पाए थे। सो ये सारी प्लेसेस वो अपने कंट्रोल में नहीं कर पाए। द ग्रीक राइटर मेंशन दैट चंद्रगुप्त मौर्य ओवररन द होल कंट्री विद एन आर्मी ऑफ 6 लाख। एंड ग्रीक राइटर्स ये बोलते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरी कंट्री को अपने कंट्रोल में कर लिया सिर्फ 6 लाख की आर्मी से। द सब्जुगेशन ऑफ सौराष्ट्र और काठियावाड़ इज अटेस्टेड इन जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र दमन, ऑल्सो नोन एज द गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र दमन, संस्कृत पोस्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से देख लो आ गया है। सो सौराष्ट्र या काठियावाड़ वाला जो रीजन है वो चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर कैसे आया, वो कहाँ हमें पता चल रहा है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर आया, वो हमें जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जो है रुद्र दमन का, उससे हमें पता चला कि सौराष्ट्र और काठियावाड़ वाला जो रीजन है वो भी चंद्रगुप्त के अंडर था, उसके कंट्रोल में था। एंड इस रॉक इंस्क्रिप्शन को गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं ऑफ रुद्र दमन। दिस ऑल्सो रिफर्स टू चंद्रगुप्त गवर्नर पुष्यगुप्ता हु इज सेड टू हैव कंस्ट्रक्टेड द फेमस सुदर्शना लेक। सो इस
जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में ये भी बताया गया है कि जो चंद्रगुप्त के गवर्नर थे पुष्यगुप्त, उन्होंने एक फेमस सुदर्शन लेक भी कंस्ट्रक्ट की है। दिस implies that चंद्रगुप्त had मालवा रीजन ऑल्सो अंडर हिज कंट्रोल। तो इससे ये पता लगता है कि जो मालवा रीजन है इंडिया का, वो भी चंद्रगुप्त के कंट्रोल में ही था। Regarding the control over Deccan, there are some medieval epigraph informing that Chandragupta had protected parts of Karnataka. And अगर हम डेक्कन की बात करें तो कुछ एपिग्राफ्स हैं, कुछ सोर्सेस है जिसमें ये बताया जा रहा है कि चंद्रगुप्त के पास कुछ पार्ट्स था कर्नाटका का भी। अकॉर्डिंग टू जैना राइटिंग, चंद्रगुप्त गेव अप हिज थ्रोन इन द बिगिनिंग ऑफ द 3rd century BC व्हेन ही वाज 42 इयर्स ओल्ड। अब जैन्स बताना चाह रहे थे कि चंद्रगुप्त भाई उनको जानते थे, चंद्रगुप्त जैन ट्रेडिशन को प्रीच करते थे। उन्होंने यही बताया कि जैन राइटिंग्स के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सोर्स ऑफ हिस्ट्री का क्वेश्चन है। जैन राइटिंग में ये बताया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 42 इयर्स की ओल्ड में ही, जब वो 42 साल के थे, तभी उन्होंने थ्रोन त्याग दिया था और वो एसेटिक बन गए थे, एक मॉन्क बन गए थे। एंड वो भद्रबाहु के साथ, भद्रबाहु कौन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जब ऐसे हम लोग पढ़ेंगे ना जैनिज्म, तब उसमें मैं बताऊंगी भद्रबाहु के बारे में। सो वो भद्रबाहु के साथ उथ में चले गए थे एंड ये एक जैन सेंट है भद्रबाहु। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की शासन की बात करें तो वो 321 बीसी से 297 बीसी या 298 बीसी तक वो रूल किए हैं। ही एब्डिकेटेड द थ्रोन इन फेवर ऑफ हिज सन बिंदुसार एंड वेंट टू कर्नाटका विद जैन मोंक भद्रबाहु। और उन्होंने अपना थ्रोन किसको दे दिया? बिंदुसार को दे दिया और वो कर्नाटका चले गए जैन मोंक के साथ भद्रबाहु। ये भद्रबाहु भाई इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके साथ गए थे? भद्रबाहु के साथ गए थे। और अब ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी इवन आया है। उन्होंने सलेखान, डेथ बाय फास्टिंग। जैन ट्रेडिशन में एक होता है सलेखान, डेथ बाय फास्टिंग, कि आप क्या कर रहे हो, आप कुछ खा पी नहीं रहे हो एंड फिर उससे आपकी मौत हो जा रही है, सलेखान। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 42 इयर्स की एज में वो भद्रबाहु के साथ कर्नाटका गए। कहाँ गए? श्रवण बेलगोला गए, जिसको प्रेजेंट डे कर्नाटका बोलते हैं, वहां गए। उन्होंने सलीखान प्रैक्टिस किया, डेथ बाय फास्टिंग, और उसके बाद उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। तो इससे चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी फिनिश हुई। उसके बाद कौन है? बिंदुसार है। अब मैंने कंपाइल कर दिया है बुद्धिस्ट, ग्रीक एंड जैन सोर्स को, वो देख लेते हैं हम लोग। बुद्धिस्ट लिटरेचर द महावाम्स एंड दीपवाम्सा गिव्स अकाउंट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो महावाम्स और दीपवाम्सा में हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चला है। Then Chandragupta Maurya has been described as a descendant of Kshatriya clan of Mauryas, branch of Sakyas. He lived in Piplivana in eastern उत्तर प्रदेश। ये भी हमें बुद्धिस्ट सोर्स से पता चला था। ये क्या थे? ये मौर्याज ब्रांच जो है ना, साक्या की जो मौर्य ब्रांच है, जो क्षत्रिय है, उनसे ये चंद्रगुप्त मौर्य बिलोंग करते थे। तो एक तरीके से ये क्षत्रिय है। ये किसने बोला? ये बुद्धिस्ट राइटर्स ने बोला। फिर मुद्र रक्षासा, ये प्ले है जो विशाखा दत्ता ने लिखा है। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषिला या कुलहीन बोला गया है, विच मीन्स अ पर्सन ऑफ हम्बल ओरिजिन। इनका कोई ओरिजिन नहीं है, कुलहीन है, नो लीनियज, नथिंग। तो इनके लीनियज के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। Then Chandragupta took advantage of the disturbance caused by invasion of Alexander and his sudden death in 323 BC in Babylon। ये सब एक्चुअली रिपीटेड है, बट ये मैंने आपको एक कंपाइल्ड वर्जन बता दिया कि ये ग्रीक, जैन एंड बुद्धिस्ट सोर्सेस का। वही है कि अलेक्जेंडर की मौत हुई बेबीलोन में, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में डिस्टर्बेंस चालू हो गया। तो चंद्रगुप्त ने कौटिल्य चाणक्य की मदद से क्या किया? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को अपने कंट्रोल में ले लिया। Then, with the help of Kautilya, Chandragupta raised a large army and launched campaign. He first overthrew Greek Kshatrapa ruling in the region of northwestern India. कौटिल्य और चंद्रगुप्त ने कौटिल्य की मदद से क्या किया? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर गए। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में ग्रीक्स को उन्होंने हटाया और वो अपने कब्जे में ले लिया। Greek writer Justin writes, India after the death of Alexander had shaken as it were the yoke of servitude from its neck and put his governor to end, and the architect of his लिबरेशन वॉज चंद्रकोटस। जो ग्रीक राइटर है जस्टिन, उन्होंने यही लिखा कि जब अलेक्जेंडर की डेथ हो गई, एक तरीके से जो अलेक्जेंडर की जो उन्होंने कॉन्कर किया था जो प्लेसेस इंडिया में, वो वहां पे डिस्टर्बेंस होना चालू हो गया था। ओके, एंड अगर हम देखेंगे तो जो चंद्रकोटस किसको बोला गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को बोला गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही क्या किया? वो सारे जो प्लेसेस थी जो अलेक्जेंडर अपने कंट्रोल में लेके आया था, उसने चंद्रकोटस मीन्स चंद्रगुप्त मौर्य अपने कंट्रोल में लेके आए, उनके गवर्नर्स को मार के। एक तरीके से जो आर्किटेक्ट ऑफ लिबरेशन था वो चंद्रकोटस चंद्रगुप्त मौर्य बना।
So Chandragupta is mentioned in the Greek literature has been identified with Chandragupta Maurya. After liberating northwest India from the Greek rule, Chandragupta turned his attention toward the conquest of Magad, where Nanda was the emperor. And however the details of the conquest were unknown. फिर वो चले गए मगध की साइड जहाँ पे नंदा थे. According to Parishishth Parvan, the Jain text, Chandragupta Maurya, with the help of Chanakya, defeated the Nanda king and captured his empire and became the great ruler of Magad. सो ये इंपॉर्टेंट है. परिशिष्ट परवान एक जैन टेक्स्ट है, उसके अकॉर्डिंग चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त ने नंदा किंग को हराया एंड उसका एम्पायर कैप्चर किया एंड वो क्या बन गए, मगध एम्पायर के रूलर बन गए. अशोक एंड हिज फादर बिंदुसार जो थे, जो बिंदुसार किसके बेटे थे, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे. उन्होंने साउथ इंडिया कॉन्क्वेस्ट नहीं किया था, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य. तो हमने जो बोला था ना कि कुछ पार्ट कर्नाटका का चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर था, तो अशोक एंड उनके जो पापा थे बिंदुसार, उन्होंने तो कुछ नहीं लिया, बट चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ जो पार्ट था कर्नाटका का वो अपने अंडर में किया. Junagadh rock inscription describes that a dam for irrigation was constructed on Sudarshana Lake by Pushyagupta, the provincial governor of चंद्रगुप्त मौर्य. ये तो मैंने आपको पहले ही बताया. ये जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है. ये जो डैम है हमारा सुदर्शना लेक, जो ये डैम हो गया जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन. सो ये हमारा एविडेंस है कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर ये बनाया गया था. Inscription of Ashoka found at Girnar Hills in Junagadh Hills in Gujarat and at Supara in Thane district of Maharashtra reflect that these areas were under the Mauryan rule. So ये भी आपका इम्पोर्टेंट है कि अशोका के कुछ इंस्क्रिप्शन है वो गिरनार हिल्स पे है, इन जूनागढ़ हिल्स, गुजरात और सुपारा में भी है, थेन डिस्ट्रिक्ट में भी है, जिससे ये पता लगता है कि गुजरात, सुपारा, थेन ये सारा भी मौर्यन एम्पायर के अंडर ही था. इन साउथ इंडिया अशोका's inscription have been found at Makki, येरागुड़ी एंड चित्तल दुर्ग इन कर्नाटका. सो कुछ पार्ट है साउथ इंडिया में कर्नाटका में, जैसे मक्की, येरागुड़ी, चित्ताल दुर्ग. सो उसमें अशोका के इंस्क्रिप्शन दिखाए गए हैं. सो ये भी बोला गया कि ये वाला जो कुछ पार्ट है कर्नाटका का वो भी मौर्यन एम्पायर के अंडर था. Rock Edict II and Rock Edict XIII of Ashoka explain that Chandragupta's immediate neighboring state in south were Cholas, Pandya, Satyaputra and Kerala Putras. So ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपका कोड में भी आ सकता है कि कौन इमीडिएट नेबर थे मौर्यन एम्पायर के. चोला, पांड्या, सत्यपुत्र, केरला पुत्र ऐसा कोड में आ जाएगा, या फिर इनमें से कौन नहीं था, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है. तो ये इंपॉर्टेंट है. और किस रॉक एडिक्ट में बताया गया, सेकेंड एंड 13 में. थी जो चंद्रगुप्त मौर्य या जो मॉडर्न एम्पायर के जो नेबरिंग स्टेट्स है वो कौन कौन से थे साउथ में, चोलास थे, पांड्यास थे, सत्यपुत्र एंड केरला पुत्रास थे. The Jain tradition confirmed that in his old age Chandragupta abdicated the throne and retired to Shravanabelagola in Karnataka with his teacher Bhadrabahu, a Jain ascetic. Then local inscription of later period mentioned that Chandragupta gave up his life as a Jain devotee by fast unto death at a hill which later on called as Chandragiri seems to be named after him. सो कुछ लोकल इंस्क्रिप्शंस में ये भी बताया जाता है कि जहां पे चंद्रगुप्त मरे, जिस हिल पे वो मरे, उसको चंद्रगिरी हिल का नाम दिया गया उनके नाम के बाद. सो ये इंपॉर्टेंट है हमारा चंद्रगिरी. चंद्रगिरी बताइए कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में. In about 305 BC, Chandragupta defeated the army of Greek Kshatrapa Seleucus who had succeeded Alexander in eastern part of his empire. ये मैंने आपको बताया पहले. Greek writers stated that treaty was concluded between the Seleucus and Chandragupta in which Seleucus ने क्या किया, कांधार का, काबुल एंड हेरत एंड बलूचिस्तान का किसको दे दिया, चंद्रगुप्त को दे दिया. चंद्रगुप्त ने 500 एलिफेंट्स किसको दे दिए, सेल्यूकस को दे दिए. एंड इवन मैट्रिमोनियल अलायंस भी हुआ जिसमें सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करवाई. एंड सेल्यूकस ने अपना एम्बेसडर मेगास्थनीज को भी कहाँ भेजा, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा. प्लूटार्क, अब प्लूटार्क आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. प्लूटार्क ने क्या लिखा है, Sandracotus who had by that time mounted the throne overrun and subdued the whole of India with an army of 6 lakh. जो पीछे वाला सेंटेंस था ना, वो किसने बोला है, वो प्लूटार्क ने बोला है. It is clear that Chandragupta had established a vast empire extended from Afghanistan in the west to Assam in the east and from Kashmir in the north to Karnataka in the south. The entire country except Kalinga was under his rule. So तो exaggerate करा, but इतना था नहीं. अफगानिस्तान से अगर हम कांदाहार रीजन देखेंगे वेस्ट में, तो वहां से लेके आसाम ईस्ट तक था, बट नॉर्थ ईस्ट से आगे नहीं, वो जो जंगली इलाका था उधर वो नहीं जा पाया नॉर्थ ईस्ट रीजन में ज्यादा. देन कश्मीर साइड उनका पूरा था, नॉर्थ में हिमालय तेराई वाला रीजन से लेके अगर हम देखें साउथ में तो कर्नाटका तक का रीजन या तुंगभद्रा तक का जो रीजन था वो सिर्फ किसके अंडर था, चंद्रगुप्त के अंडर था. सदर्न मोस्ट टिप तक वो ज्यादा नहीं पहुंच पाए थे, कर्नाटका का कुछ ही पार्ट वो ले पाए थे अपने कंट्रोल में. अशोका सन ऑफ बिंदुसार, उन्होंने कलिंग ऐड किया था.
ओके, कलिंग किसने ऐड किया था? अशोका ने किया था। अब हम पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। सो बिंदुसार द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य असेंड टू थ्रोन आफ्टर हिज फादर इन 298 बीसी। तो 298 बीसी में जो चंद्रगुप्त के जो बेटे थे बिंदुसार, वो गद्दी पे बैठे। ही इज नोन टू द ग्रीक एज एमिथ्रोकेट्स, संस्कृत अमित्रघाट द डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्स। सो ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो ग्रीक में उनको क्या बोला गया? अमित्रोखेट्स बोला गया। मीन्स संस्कृत में अमित्रघात मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ द एनिमी, अपने दुश्मनों को खत्म करने वाला, उनका खात्मा करने वाला। According to Tibetan historian Tarannath, Chanakya continued as a minister of Bindusar after the Chandragupta Maurya. हेमचंद्र जैन स्कॉलर also confirms, ये भी important है। So तिब्बतियन हिस्टोरियन जो थे तारानाथ, उन्होंने बोला कि जो चाणक्य है वो चंद्रगुप्त के बाद भी बिंदुसार के मिनिस्टर बने रहे। एंड इवन जो हेमचंद्र है जैन स्कॉलर, उन्होंने भी ये चीज कंफर्म करी है कि हाँ, चाणक्य बिंदुसार के भी मिनिस्टर थे। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार का देखेंगे तो देखो, कांधार तक का रीजन था, इसके बाद वो सेल्यूकस निकेटर का आ गया था। तो ये रीजन उनका था। तक्षशिला हो गया, पाताला, उज्जैन, कौशंबी, मथुरा, अहिछत्र, श्रावस्ती, वाराणसी, पाटलिपुत्र, ताम्रलिप्त। अब ये कलिंग वाला रीजन उनके कंट्रोल में नहीं था। फिर इधर ये सदर्न मोस्ट टिप तक वो नहीं पहुंच पाए थे, ये नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन उनके कंट्रोल में नहीं आ पाया था। सो इन सबको छोड़ के बाकी तो पूरा किसका था? चंद्रगुप्त और बिंदुसार का था ही। He had contacts with Seleucid king of Syria, Antiochus I, whom he requested to send him sweet wine, dried figs and sophists. So उस टाइम पे क्या थे? अगर हम नेबरिंग देखेंगे, फॉरेन नेबरिंग अगर हम देखेंगे, एम्पायर कौन था? सेल्यूसिड का था। ये सेल्यूसिड एम्पायर था। तो अब जो भी रूल कर रहा है उस टाइम इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में भी मॉडर्न एम्पायर रूल कर रहा था, तो उनको भाई अपने फॉरेनर जो नेबर्स थे उनसे बना के चलना होगा कि नहीं चलना होगा। तो उन्होंने क्या किया? सेल्यूसिड जो किंग थे सीरिया के, एंटियोकस फर्स्ट, उनको बोला कि हमें कुछ स्वीट वाइन, ड्राइड फिक्स और सोफिस भेज दे। सोफिस एक ग्रीक फिलोसफर्स होते हैं जो ऑलराउंडर एक तरीके से होते हैं। उनको मैथमेटिक्स, उनको मेडिसिन हो गया, उनको एस्ट्रोनॉमी, उनको सब चीज का ज्ञान होता है। सो सोफिस भेजे। सो सेल्यूसिड ने स्वीट वाइन और ड्राइड फिक्स तो भेजा, पर उन्होंने सोफिस नहीं भेजा। उन्होंने कहा हम यही भेज सकते हैं, सोफिस नहीं भेज सकते हैं। Okay, as per the works of Buddhist monks, Taranath of Tibet, Bindusar is said to have destroyed kings and nobles of about 16 cities and reduced to submission to all the territory between eastern and western seas, presumably Arabian Sea and Bay of Bengal. तो ये बोला जाता है, एक बुद्धिस्ट मॉन्क है तारानाथ तिब्बत के, तो उन्होंने बोला कि जो बिंदुसार है उन्होंने एक तरीके से 16 सिटीज के किंग्स और नोबल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनको अपने कंट्रोल में लेके आए, सरेंडर करवाया उनकी सारी टेरिटरीज को। ईस्ट से वेस्टर्न सीज तक जितनी भी टेरिटरीज थी, बिंदुसार ने उसको अपने कंट्रोल में लिया। हम अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल तक की बात करें तो उतना जितना पोर्शन था, उसमें जितनी जो सिटीज आ रही थी, उसको बिंदुसार ने क्या किया? अपने कंट्रोल में लाया। इसीलिए इनको एमिथ्रोकेट्स बोला गया, डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्स। Many scholars believe that extension of Mauryan Empire beyond the Tungabhadra to the Deccan, particularly the Mysore plateau, must have been the work of Bindusar. अब कुछ स्कॉलर ये भी कहते हैं कि भाई तुंगभद्रा तक ही नहीं रुका मौर्यन एम्पायर मैसूर प्लेट्यू तक भी पहुंचा, डेक्कन तक वो पहुंचा, पर्टिकुलरली मैसूर प्लेट्यू तक पहुंचा, और वो बिंदुसार ने करवाया था। वो बिंदुसार ने करवाया था। सो ये बोला जा रहा है। देन अशोक वादना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो। अशोक वादना मेंशन दैट a revolt take place in Taxila during the reign of Bindusar as the citizen objected to oppression by higher officials. So अशोक वादना में ये बोला गया कि एक रिवोल्ट हुई तक्षशिला में। अब जब तक्षशिला में रिवोल्ट हुई तो उस टाइम पे क्या था? बिंदुसार शासन कर रहे थे। तो वो रिवोल्ट क्यों हुई? क्योंकि वहां के जो सिटीजन्स थे उन्होंने ऑब्जेक्ट करा, उन्होंने वो रिवोल्ट पे चले गए, जस्ट बिकॉज जो हायर ऑफिशियल थे तक्षशिला में वो काफी ज्यादा ऑपरेशन करने लग गए, काफी ज्यादा अत्याचार करने लग गए, तो वहां रिवोल्ट चालू हो गई। तो बिंदुसार ने क्या किया? बिंदुसार ने पहले अपने बड़े बेटे को भेजा, सुमाना या सुशीमा को भेजा कि तुम जाओ तक्षशिला में कंट्रोल करो, पर वो नहीं कर पाए। तब क्या हुआ? तब अशोक गए, अशोक छोटे बेटे थे, तब अशोक गए और अशोक ने उस रिवोल्ट को क्या किया? खत्म किया। तो अशोक वंदना के अकॉर्डिंग क्या हुआ? एक रिवॉल्ट हुआ तक्षशिला में जहां पे भेजा गया। एंड सेम ना दिव्य वंदना थी। दिव्य वंदना में मेंशन किया गया कि बिंदुसार ने अपने बड़े बेटे को, सुमना जिसका नाम था, उनको तक्षशिला का वॉइस रॉय बनाया एंड अशोक को उज्जैन का बनाया गया।
ताकि रिवॉल्ट खत्म हो, एंड जो अशोक ने किया। ओके, बट अब कुछ में यही बोला गया है कि तक्षशिला के वॉइसरॉय कौन थे? अशोक थे, बिकॉज सुमना को भेजा गया था, पर सुमना ने क्या किया, वो रिवोल्ट को सबड्यू नहीं करा पाए, खत्म नहीं करा पाए, तो इसीलिए अशोक गए तक्षशिला, और अशोक ने क्या किया, तक्षशिला के रिवोल्ट को खत्म किया, और तक्षशिला के जो वॉइसरॉय थे वो अशोक बने। तो वही स्पेक्युलेटिव है, बट ज्यादातर अगर हम देखेंगे तो तक्षशिला के जो वॉइसरॉय है वो अशोक को ही बोला जाता है, जस्ट बिकॉज उन्होंने वहां का रिवोल्ट खत्म कराया। बिंदुसार कंटिन्यूड हिज पॉलिसी ऑफ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद हेलेनिक वर्ल्ड। सो बिंदुसार ने अपना फ्रेंडली रिलेशनशिप था जो आसपास का जो एम्पायर्स थे उसके साथ मेंटेन करके रखा। देन डिनोसियस वाज द इजिप्ट एम्बेसडर केम टू द कोर्ट ऑफ बिंदुसार। एक डिनोसियस थे, ये एक इजिप्ट एम्बेसडर थे। ये किसके कोर्ट में आए? ये बिंदुसार के कोर्ट में आए। प्लिनी मेंशंस दैट पोटोलेमी फिलाडेल्फियस किंग ऑफ इजिप्ट सेंड हिम एज एन एम्बेसडर। तो जो पिलिनी है उन्होंने ये बोला कि जो पोटलेमी फिलाडेल्फिस हैं जो इजिप्ट के किंग थे, उन्होंने डिनोसियस को एज अ एम्बेसडर कहाँ भेजा? बिंदुसार के कोर्ट में भेजा। ये इंपॉर्टेंट है। Bindusar had been given the credit of South Indian conquest, but most of the scholars believe that this was done by his father Chandragupta Maurya. So कुछ लोग बोलते हैं कि जो साउथ इंडिया का जो कॉन्क्वेस्ट था, जो कर्नाटका तक का जो रीजन मौर्यन एम्पायर ने अपने कंट्रोल में लिया था, वो बिंदुसार की वजह से था। बट अब कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि नहीं भाई, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने कंट्रोल में लिया था। बिंदुसार रिलीजियस लीनिंग आर सेड टू हैव बीन टुवर्ड द अजीविकास। आप मुझे बताओ कमेंट में, अजीविकास कौन थे? बिंदुसार किसकी तरफ उनका झुकाव था? आजीविकास की तरफ उनका झुकाव था। बुद्धिस्ट सोर्सेस सजेस्ट दैट डेथ ऑफ बिंदुसार अराउंड 273 टू 272 बीसी। आप बुद्धिस्ट सोर्स क्या बोलते हैं कि जो डेथ थी बिंदुसार की वो 273 से 272 बीसी में थी। आफ्टर हिज डेथ देयर वाज अ स्ट्रगल फॉर सक्सेशन अमंग हिज सन फॉर अबाउट 4 इयर्स। एंड ये बोला जाता है कि जब डेथ हुई बिंदुसार की, उसके बाद ना 4 साल तक थ्रोन के लिए लड़ाई चलती रही। तो बाद में क्या हुआ, अल्टीमेटली 269 अराउंड 268 बीसी जो अशोक थे वो क्राउन पे बैठे। ये बोला जाता है कि उन्होंने अपने 99 ब्रदर्स को मार दिया। 100 थे, 100 को नहीं, लास्ट वाले को छोड़ दिया था, क्योंकि वो एक तरीके से उनके फ्रेंड भी थे, बेस्ट फ्रेंड मान लो, चाइल्डहुड फ्रेंड। एंड दूसरी तरीके से उनको जो लास्ट बेटे थे उनको राजपाट से इतना मोह नहीं था। अशोक ने 99 ब्रदर्स को मार दिया। तो ये कितना सच है कितना झूठ है ये इतना नहीं पता है, बट हाँ 4 को तो कंफर्म ही मार दिया था, ये पता है। अब हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज 268 टू 232 बीसी। अशोक सक्सीडेड टू द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर बिंदुसार इन 273 बीसी। अशोक ने क्या किया, बिंदुसार का थ्रोन मौर्यन एम्पायर पे वो बैठा एज अ मौर्यन किंग 273 बीसी। अकॉर्डिंग टू अशोक वंदना जनपद कल्याणी, अशोक वंदना के अकॉर्डिंग ये हमारा इंपॉर्टेंट है, जो जनपद कल्याणी है जिसको सुभद्रंगी बोलते हैं, वो मदर थी किसकी? अशोक की। एंड वो कौन थी? वो डॉटर थी ऑफ ब्राह्मण ऑफ चंपा। चंपा में पता है अवंती की कैपिटल थी। अवंती बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, प्रॉस्पेरस था, क्योंकि उसका स्वर्ण भूमि के साथ पूरा कनेक्शन था, तो उधर से पूरा ट्रेड हमें मिल जाता था अवंती को। जो सुभद्रंगी थी, जो जनपद कल्याणी जिसको बोलते हैं, वो मदर थी अशोक की, सॉरी। एंड वो डॉटर थी ब्राह्मण ऑफ चंपा। एक तरीके से चंपा का कंट्रोल अशोक को ऑलरेडी ऐसे ही मिल गया। Then he was appointed as a viceroy of Ujjain and Taxila while he was prince, जो मैंने आपको पहले बताया। अब यहाँ पे ना अशोक की कुछ वो है, स्तूपा, पिलर एडिक्स, रॉक एडिक्स, ये कुछ अशोक के हैं। तो जैसे स्तूपा देखेंगे तो इधर ताम्रलिप्त में स्तूपा है, and ये इवन एक फोर्ट भी है, ठीक है। बोध गया में स्तूपा है, विदिशा में है, सांची में है, उज्जैनी में है, देन श्रावस्ती में स्तूपा है, नीलगिया में स्तूपा है, देन प्रयाग में स्तूपा है इनका, देन कोशला में एक स्तूपा हो गया, नालंदा में स्तूपा है, मगध में तो है ही है, बोध गया मैंने आपको बता ही दिया, अमरावती में स्तूपा है उनका। एंड अगर हम मेन प्रोविंशियल सिटीज अगर देखने की चले तो अमरावती हो गई, कलिंग हो गई, कलिंग भी अशोक ने अपने अंडर ले लिया था, काकनाडा हो गया, देन बोध गया हो गया, चंपा हो गया, देन इधर मगध तो है ही, नालंदा हुआ इधर, इधर प्रयाग, कौशंबी, विदिशा, सांची, देन इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, ये सब तक्षशिला, ये सब उनके कंट्रोल में था, अशोक के कंट्रोल में था। फिर अशोक ने क्या किया, ये कलिंग वाला पार्ट भी अपने कंट्रोल में ले ही लिया था। अशोक वॉज वेरी क्रूल इन हिज अर्ली लाइफ एंड कैप्चर्ड द थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज 99 ब्रदर्स।
According to Taranath, Ashok spent several years in pleasurable pursuits after ascending the throne and was known as Kamashoka. So तारानाथ के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट सोर्स है, तारानाथ के अकॉर्डिंग अशोक ने बहुत साल एक तरीके से बहुत प्लेजरली उन्होंने बिताए, ठीक है, तो इसीलिए उनको कामाशोक बोला गया तारानाथ के अकॉर्डिंग. लेटर हिज एक्सट्रीम विकेडनेस earned him the name Chandrashok, and finally, his conversion to Buddhism and his adoption of peaceful policy led him to be called as Dhamashok. So बाद में क्या हुआ, उनकी विकेडनेस की वजह से उन्होंने अपने स्ट्रैटेजी षड्यंत्र की वजह से आसपास के जितने भी किंगडम्स थे उसको अपने कंट्रोल में ले लिया. कलिंग जो इतना बड़ा था उसको अपने कंट्रोल में ले लिया, अपने भाइयों को मार दिया. सो इन सब चीजों की वजह से उनको चंद्रशोक बोला गया, और बाद में जब उन्होंने बुद्धिज्म में वो कन्वर्ट हो गए और उन्होंने पीसफुल पॉलिसीज अडॉप्ट की, तब उनको क्या बोला गया, धामा शोक बोला गया. तो पहले क्या बोला गया, कामा शोक, फिर चंद्र शोक, फिर धामा शोक बोला गया. It was Ashoka who brought the Kaling under modern control. अब अच्छा Kaling क्यों important है? It was a strategic importance as it controlled the routes to South India both by land and sea. अब क्यों इतना important है अगर हम देखेंगे? So यहाँ पे कलिंग हम मानते हैं, यहाँ कलिंग है. So देखो कलिंग से क्या हो रहा है ना कि इधर अंडमान निकोबार हो गया, इधर मालवा रीजन, मलय पेनिनसुला हो गया, इधर हमारा चाइना वाला, इधर चाइना रीजन, इधर श्रीलंका वाला रीजन एंड साउथ इंडिया वाला रीजन. सो कलिंग से ना हर जगह आप एक्सेस कर सकते हो. ऑल्दो तांगलीपेट भी इनका एक वो था, इम्पोर्टेंट पोर्ट था, एंड ये स्वर्णगिरी भी था, बट अगर इनको डायरेक्टली स्वर्णगिरी जाना तो कलिंग को इनको टैक्स देना पड़ रहा था, जो अपने ही किंगडम एम्पायर के अंदर ही उन्हें देना पड़ रहा है वो एक तो. फिर इधर घूम के उनको जाना पड़ रहा है स्वर्णगिरी. फिर कलिंग क्या कर रहा है, मेजर जो ट्रेड्स है ना वो अपने ही अंडर कर ले रहा है. सो इसीलिए कलिंग क्या हो गया कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो गया. इट्स जस्ट बिकॉज वो इस साइड से तो कनेक्ट करा ही रहा है, साथ साथ साउथ से भी ये कनेक्ट करा रहे हैं. अगर कलिंग कंट्रोल में आ गया तो अब ये सीधे हम साउथ में जा सकते हैं, यहाँ का जो सारा ट्रेड है वो मॉडर्न एम्पायर के अंडर आ सकते हैं. तो इसीलिए कलिंग स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट था. द वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ मौर्यन एम्पायर वाज फॉर्म्ड बाय कांधार. अगर हम वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन देखें मौर्यन एम्पायर की, कि मौर्यन एम्पायर वेस्टर्न साइड कितना फैला था, तो कांधार तक फैला था. अशोक इंस्क्रिप्शंस मेंशंस द गांधार्स, कंबोज एंड योनास एज द बॉर्डर्स ऑफ द एम्पायर. योनास कौन है, ग्रीक्स ही होते हैं. सो अशोक के इंस्क्रिप्शन से ये पता लगता है कि गांधार, कंबोज और योनास जो है ये एक तरीके से मॉडर्न एम्पायर का एक बॉर्डर फॉर्म कर रहे हैं. The Mauryan maintained close contact with their neighbors, the Seleucid Empire and Greek Kingdom through northwest. और जो मॉरियंस थे उन्होंने काफी ज्यादा क्लोज कांटेक्ट मेंटेन करके रखा अपने नेबर्स के साथ, सेल्यूसिड एम्पायर के साथ, ग्रीक किंगडम्स के साथ थ्रू नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि भाई उनके साथ मेंटेन करके चलना पड़ेगा. उनके साथ मेंटेन नहीं करोगे तो पता लगा उधर से वो अटैक कर दिए तो क्या करोगे. सो इसीलिए एक फ्रेंडली रिलेशन बाकी के नेबर कंट्रीज के साथ बना के चलना जरूरी है. आज के टाइम में भी तो बना के चलते हैं ना, तो वैसे ही एक फ्रेंडली रिलेशन बना के चलना बहुत जरूरी था, जो मॉरियंस ने किया है. मॉरल इन्फ्लुएंस एक्सटेंडेड एज फार एज गंगा डेल्टा इन द ईस्ट. अगर हम ईस्ट की बात करें तो गंगा डेल्टा तक मौर्यन एम्पायर का इन्फ्लुएंस था. ताम्रलिपट और मॉडर्न तामलुक जिसको बोलते हैं, ये क्या है, इंपॉर्टेंट पोर्ट है बंगाल कोस्ट में. ये काफी इंपॉर्टेंट है. क्या बंगाल कोस्ट में कौन सा इंपॉर्टेंट पोर्ट है मौर्यन एम्पायर का, ताम्रलिपट या मॉडर्न तामलुक जिसको बोलते हैं, जहां से बर्मा, श्रीलंका और साउथ इंडिया की शिप्स ना उधर आती थी. और जो जो ट्रेड था ना ताम्रलिपट का, वहां पे बर्मा, श्रीलंका और साउथ इंडिया का ट्रेड उधर आता था. फिर जब कलिंग आ गया तो कलिंग से उसको क्या हो गया, और जितने भी ट्रेड्स थे वो उसको मिलने लगे. फिर दूसरा क्या था, बारूच एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर पोर्ट था वेस्टर्न कोस्ट का, जो नर्मदा रिवर पे था. बारूच को और क्या बोला जाता है, बारूकच्छा बोला जाता है. क्या बोला जाता है, बारूकच्छा. तो पोर्ट्स इधर देखो, ताम्रलिपट उनको मिला पोर्ट्स, और इधर बारूकच्छा, बारूच एक उनका पोर्ट हो गया. मॉरियंस के क्लोज रिलेशन थे श्रीलंका के साथ भी. तो श्रीलंका के साथ क्लोज रिलेशन थे, ये कैसे हमें पता चला, अशोक ने क्या किया, अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को कहाँ भेजा, श्रीलंका भेजा, कि वो जाए और बुद्धिज्म को जाके वो वहां पे फैलाए, प्रीच करे. तो इसीलिए उनका श्रीलंका के साथ भी काफी क्लोज रिलेशन था. सो अशोका ने बेसिकली क्या किया, अशोका ने जब कलिंग वॉर खत्म हुई, आगे अभी हम पढ़ेंगे, तो उसके बाद काफी वो डिप्रेशन में चले गए. तो अब उन्होंने बुद्धिज्म का रास्ता अपनाया. बुद्धिज्म का रास्ता अपनाया तो अब वो बुद्धिज्म को
फैलाना चालू कर दिया। वो बोले कि हम पीसफुली क्या करेंगे, सारी एम्पायर को अपने कंट्रोल में लाएंगे, बट पीसफुली तो कुछ भी नहीं होता है ना ऐसा। तो अशोका स्टार्टेड प्रीचिंग बुद्धिज्म, एंड उन्होंने इवन अपने जो बेटा और बेटी उनको श्रीलंका भी भेजा कि जाओ वहां पे बुद्धिज्म लोगों को बताओ क्या है क्या नहीं है। सो इससे एक तरीके से क्लोज रिलेशनशिप श्रीलंका के साथ भी बन गया। एज मेंशन्ड इन मेजर रॉक एडिक्ट सेकंड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मेजर रॉक एडिक्ट सेकंड, Ashokan maintained friendly relations with many people of South, such as Cholas, Pandyas, and Satyaputras and Keralaputras. So neighboring कौन थे? Neighbors कौन थे साउथ में? चोलास थे, पांड्यास थे, सतीपुत्रास थे, केरलापुत्रास थे, ये हमें क्लियर है। तो रॉकेडिक सेकंड से फ्रेंडली रिलेशंस हमें पता लगता है कि अशोक ने मेंटेन करके रखा है। With the conclusion of the third Buddhist council at Patliputra in 250 BC under the chairmanship of Mungaliputta Tissa, सो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल क्या हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ, किसने कराया? अशोक ने कराया। किसके चेयरमैनशिप के अंदर? मुगालिपुटा तिस्सा के अंदर। ये मुगालिपुटा तिस्सा कौन है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओ। और ये कब हुई थी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल? 250 BC में हुई थी। This shows that Ashok was careful to make a distinction between his personal support for Buddhism and his duty as an emperor to remain unattached and unbiased in favor of any religion. So ये जो चेयरमैनशिप मुगालिपुटा तिस्सा के अंदर हुई थी, इसमें ये बोल दिया गया कि इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि अशोक जो थे वो बहुत ही ज्यादा केयरफुल थे। उन्होंने एक पर्सनल सपोर्ट तो था उनका बुद्धिज्म की तरफ, तो वो तो था ही, और साथ साथ जो उनकी ड्यूटी थी एज एन एम्परर उसको कभी मिक्स नहीं किया। वो एक तरीके से अनबायस्ड थे, वो किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं कर रहे थे, वो अनअटैच थे। बिकॉज अगर वो पर्टिकुलरली किसी रिलीजन को ओपन में आके फेवर करने लग जाते तो काफी अनरेस्ट हो सकता था। तो इसीलिए एक क्लियर डिस्टिंक्शन उन्होंने एक तरीके से दिखा दिया जब ये चेयरमैनशिप मुगालिपुटा तिस्सा ने की। It had been mentioned in the 13th major rock edict that Ashoka exchanged diplomatic and other missions with his contemporaries of Hellenic world such as Antiochus II, Theos of Syria, Antioch, the grandson of Seleucus Nicator, Ptolemy III, Philadelphus of Egypt, Ptolemaiah, Antigonus, Gonatas of Macedonia, Antikyna, Magus of Cyrene, Mecca, and Alexander of Ephesus, एली क्या शुदला। 13 मेजर रॉक एडिक्ट, ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारा। उसमें क्या बताया गया कि अशोक ने एक्सचेंज किया है डिप्लोमेटिक एंड बाकी के अदर मिशंस उनके कंटेम्पररीज के साथ, जो कहाँ पे? हेलेनिक वर्ल्ड। जैसे कि एंटियोकस थर्ड जो हो गए थियोस ऑफ सीरिया, उनके साथ उन्होंने मेंटेन करके रखा। एमिथियोगा द ग्रैंड, ये ग्रैंडसन थे सेल्यूकस निकेटर के। देन पोटोलमी थर्ड जो थे फिलाडेल्फियस ऑफ इजिप्ट, तुलमाया, उनके साथ मेंटेन करके रखा गया। एंटीगोनास जो थे गुनाटस ऑफ मैकेडोनिया, एंटिकेना, उनके साथ मेंटेन किया उन्होंने फ्रेंडली और डिप्लोमेटिक रिलेशन। देन मैगिस ऑफ सिरिना मेका, उनके साथ मेंटेन किया। अलेक्जेंडर जो थे एफिरस, एलिकिया शुगरा, उनके साथ भी उन्होंने क्या किया? मेंटेन करके रखा अशोक ने। और ये सब कहाँ से पता लगा? 13 मेजर रॉक एडिक्ट से पता लगा। According to a tradition, Kashmir was included in Ashokan Empire and it was Ashok who built the city of Srinagar. और इवन ये भी बोला गया कि जो कश्मीर है वो अशोक के एम्पायर के अंदर, वो मौर्यन एम्पायर के अंदर इंक्लूड किया गया। एंड इवन जो अशोक थे उन्होंने ही ये श्रीनगर की सिटी क्या की थी? बिल्ड की थी, बनाई थी। खोतान इन सेंट्रल एशिया वो सपोज टू हैव कम अंडर मॉडर्न कंट्रोल। जो खोतान था सेंट्रल एशिया में वो भी मॉडर्न कंट्रोल के अंडर ही होना चाहिए। Then, as the foothills of Himalayas were part of empire, the Mauryans had close connection with areas of modern Nepal. अगर हम हिमालय की बात करें तो फुटहिल्स, हिमालय जो तराई वाला रीजन था वो एम्पायर का पार्ट था, और मॉरियंस का क्या था? वो बहुत ही ज्यादा क्लोज कनेक्शन था नेपाल के साथ भी, जस्ट बिकॉज क्योंकि हिमालय का जो रीजन था वो भी उनके थोड़ा कंट्रोल में था। बुद्धिस्ट टेम्पल्स भी रीऑर्गेनाइज कराए गए थे ड्यूरिंग दी अशोकन एम्पायर। ये अगर हम देखेंगे उनका पूरा ट्रेड रूट अगर देखेंगे, इधर काबुल से लेके इधर मगध, पाटलिपुत्र हो गया, कलिंग भी लिया, आंध्र भी उन्होंने अपने कंट्रोल में लिया, इधर बारूच वाला। ये उनका पूरा एक अशोक एम्पायर का, कि इतना ये अशोक एम्पायर पूरा फैला हुआ था। बट द एम्परर हिमसेल्फ डज नॉट रिफर टू इट इन हिज इंस्क्रिप्शन। बट अगर हम एम्परर की बात करें, मतलब देखो अशोक के काफी नाम दिए गए थे और उनके रॉक एडिक्ट में मेंशन किया गया, बट जो एम्परर नाम था ना वो कहीं भी उनके इंस्क्रिप्शन में नहीं किया। अशोक द एम्परर ऐसा कहीं किसी इंस्क्रिप्शन में नहीं था।
One of the Ashoka's daughter is said to have married a nobleman from a region of Nepal. And even अगर हम नेपाल के साथ क्लोज कनेक्शन अगर हम देख रहे हैं तो वो कैसे पता था कि क्लोज कनेक्शन है, क्योंकि एक तो हिमालय का रीजन उनके पास था, एंड ऑल्सो जो अशोक की एक बेटी थी उनकी शादी एक नोबल मैन के साथ कराई गई थी जो नेपाल के ही थे. अशोक built 4 caves at Barabara Hills and dedicated them to आजीविका sects. ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो कि अशोक ने 4 केव बनाई है, बराबरा हिल्स पे बनाई है, जो आजीविका सेक्ट को उन्होंने डेडिकेट की है. अशोका was the first king in the Indian history who has left his records engraved on a stone. ये सबसे इम्पोर्टेंट है. कौन सा किंग था जिसने अपना रिकॉर्ड्स ऐसा इंग्रेव्ड करवा के रखा था स्टोन पे? तो वो कौन था? अशोक थे. हिस्ट्री ऑफ अशोक कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ हिज इंस्क्रिप्शंस एंड सम अदर लिटरेरी सोर्स. और अगर हम हिस्ट्री की बात करें अशोक की कि हम कहाँ से देख सकते हैं, तो कुछ लिटरेरी सोर्स है, अर्थशास्त्र में आप देख लो, या और भी जो लिटरेरी सोर्स ग्रीक राइटर्स ने लिखे हैं. एंड मेजर कौन से हो गए? ऑथेंटिक सोर्स. मेजर सोर्स क्या है? जो इंस्क्रिप्शन है जो अशोक ने खुद करवाए थे, उसमें हमें अशोक की हिस्ट्री के बारे में, उनके पूरे टाइम के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में, उनके शासन के बारे में हमें पता चलता है. अशोकन इंस्क्रिप्शन आर फाउंड एट 47 प्लेसेस इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान. और अशोका की जो इंस्क्रिप्शन है वो 47 प्लेसेस में हमें देखने को मिले हैं, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाले रीजन में. Ashoka's name occur only in copies of minor rock edict first found at 3 places in Karnataka and one in Madhya Pradesh, whereas in all other inscription he mentioned himself as देव नाम पिया या पियादासी. देखो अशोक का नाम सिर्फ की अशोक, ठीक, वो कहाँ पे देखने को मिला है? माइनर रॉक एडिक्ट में देखने को मिला है. कर्नाटका में 3 जगह है, कर्नाटका में वहां पे, और एक मध्य प्रदेश में जो माइनर रॉक एडिक्ट है वहां पे हमें देखने को मिला है अशोक का नाम. अशोक द एम्परर कहीं देखने को नहीं मिला है. वेर अगर हम बाकी के इंस्क्रिप्शन की बात करें तो वहां पे देव नाम पिया या पिया दासी देखने को मिला है, दैट इज बिलव्ड ऑफ द गॉड्स. ये इंपॉर्टेंट है. Ashoka's inscription were written in 4 different scripts. अशोका के इंस्क्रिप्शन 4 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में लिखे गए हैं. एक है ग्रीक लैंग्वेज स्क्रिप्ट्स यूज्ड इन अफगानिस्तान एरिया, दूसरा अरामिक लैंग्वेज स्क्रिप्ट्स जो वेस्ट एशिया में यूज होती है, देन प्राकृत लैंग्वेज एंड खरोष्टी जो पाकिस्तान एरिया में, एंड प्राकृत एंड ब्राह्मणी स्क्रिप्ट जो बाकी के इंस्क्रिप्शंस में यूज किए गए हैं और जगहों के. ये मौर्यन डायनेस्टी है आपका पूरा, देख लो. कैपिटल ऑफ मगध अगर हम देखेंगे तो हमारी क्या है कैपिटल ऑफ मगध में? मुझे बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में कि मगध की कैपिटल क्या थी. ओके. उसके बाद हम बुद्धिस्ट साइट्स देखने को मिलता है, बोध गया, बराबरा केव्स हो गया, सारनाथ हो गया. फिर अगर आप और आओगे मेजर सिटीज में तो आंध्र, सनाती, देन हमारा उज्जैन, सांची, कौशाम्बी, कपिलावस्तु, मथुरा, ताम्रलिप्त, ये हमारी मेजर सिटीज हो गई हमारी. सो ये हमारा मौर्यन डायनेस्टी था अप टू 265 बीसी. अब अशोक ने बुद्धिज्म एम्ब्रेस किया, तो उन्होंने बुद्धिज्म क्यों एम्ब्रेस किया? रीजन क्या था उनका बुद्धिज्म एम्ब्रेस करने के पीछे? ओके. एंड उन्होंने एम्ब्रेस किया तो क्या क्या वो चेंजेस कुछ आए, सो ये सारी चीजें हम देखेंगे. इनिशियली अशोका तो ब्राह्मण रिलीजन फॉलो कर रहे थे, बट कलिंग वॉर के बाद वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए. द इवेंट्स इन हिज पर्सनल लाइफ लाइक हिज मैरिज टू अ विदिशा मर्चेंट डॉटर एंड द बर्थ ऑफ देयर 2 चिल्ड्रन महेंद्र एंड संघमित्रा आर said to have a great influence in turning Ashoka toward Buddhism. His conversion to Buddhism is also suggested to have taken place after Kalinga War. So उनके पर्सनल लाइफ में कुछ इवेंट्स हुए, जैसे कि विदिशा मर्चेंट की बेटी जो थी उनसे शादी करना, 2 बच्चों को जन्म देना, महेंद्र एंड संघमित्रा. देन इन सब चीजों का उनके ऊपर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, इसीलिए बुद्धिज्म की तरफ बढ़े. उसके बाद क्या हुआ कि मेन रीजन अगर देखेंगे, इमीडिएट कॉज अगर हम देखेंगे अशोका का बुद्धिज्म में कन्वर्ट होने का, बुद्धिज्म को एम्ब्रेस करने का, वो था कलिंग वॉर. जब वो कलिंग वॉर लड़े तब उसके बाद काफी ज्यादा कैजुअलिटीज हुई, उन सबको देख के वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए. It is believed that Ashok converted to Buddhism immediately after the Battle of Kalinga with its attendant horrors. Ashok himself in Rock Edict 13 described his conquest of Kaling, which is said to have taken place 8 years after his consecration around 260 BC. In this war, the Kaling were completely routed and 100,000 was slain and many that number died. So अशोका क्या हुआ, जब कलिंग की बैटल हुई, जब कलिंग को अपने अंडर लेके आना था, उस बैटल में क्या हुआ कि अशोक जीत तो गए, बट जब अशोक जीते तब उन्होंने देखा कि काफी ज्यादा कैजुअलिटी हुई. उन्होंने देखा कि भाई 100,000 लोग मर गए, कुछ लोग घायल हुए.
उसके बाद क्या हुआ कि जब सारी वॉर हुई उसके बाद फेमीन्स, ड्रॉट, ये सब कुछ, क्योंकि आप जब वॉर लड़ते हो तो काफी कुछ आपका जाता है, सिर्फ आपके लोग ही नहीं मरते, इकोनॉमी में भी काफी इन्फ्लुएंस पड़ता है। सो उसकी वजह से जो आपका अकाल, भुखमरी, ये सब आई, बीमारियां आई, सो ये सब देख के ना अशोक काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए और उन्होंने कहा कि अब मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, लड़ाई वड़ाई नहीं चाहिए, मैं अब एक पीसफुल रास्ते पे चलने वाला हूँ। तब वो बुद्धिज्म की तरफ कन्वर्ट हुए। यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, रॉक एडिक्ट 13। रॉक एडिक्ट 13 में अशोक ने खुद मेंशन किया है, ओके, हिमसेल्फ, रॉक अशोका हिमसेल्फ इन रॉक एडिक्ट डिस्क्राइब हिज कॉन्क्वेस्ट, उनका जो भी कलिंग का कॉन्क्वेस्ट था, उन्होंने क्या देखा वहां पे, क्या उनका फीलिंग्स एंड एवरीथिंग। सो वो उस पे मेंशन किया गया है और ये बोला गया है कि जो कलिंग की वॉर थी वो 8 साल बाद हुई थी, जब अशोक गद्दी पे बैठे उसके 8 साल के बाद उन्होंने क्या किया, कलिंग की वॉर लड़ी। Though the battle on the battlefield, Ashok was victorious. The inscription goes on to describe his remorse, which then ultimately turned him towards Dham. So, although अशोक जीत गए, सब कुछ हुआ, बट जो इंस्क्रिप्शन द रॉक एडिक्ट था ना, उसमें ये खुद बताया गया है कि अशोक को कितना ज्यादा बुरा लगा जब उन्होंने वो कैजुअलिटीज देखी, लोग मर गए, भुखमरी आई, सूखा अकाल, सब कुछ पड़ा। सो उसमें उनको कितना ज्यादा उस चीज का बुरा लगा, धक्का लगा, डिप्रेस हुए कि अल्टीमेटली वो धाम में कन्वर्ट हो गए, वो धाम की तरफ टुवर्ड्स he moves toward Dham. A policy of conquest through war was given up and replaced by a policy of conquest through Dham Vijay. So एक पॉलिसी जो उनकी थी ना कॉन्क्वेस्ट की, कि हम वॉर लड़के अपने अंडर सब कुछ ले लेंगे, उसको रिप्लेस करके वो क्या गए, वो पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट थ्रू धाम विजय, पीसफुल कॉन्क्वेस्ट की तरफ वो चले गए। This was meant to work both at the state and personal levels and totally transform the attitude of the king and his officials towards their subjects. So ये स्टेट और पर्सनल लेवल दोनों पे काम किया एक तरीके से, और किंग का जो एटीट्यूड था, उनके ऑफिशियल्स का जो एटीट्यूड था, वो टोटली चेंज हो गया। बट अब बात यहाँ पे क्या आई कि अशोक क्या हुए कि वो धाम की तरफ गए, वो एक पीसफुल कॉन्क्वेस्ट करना चाह रहे थे, बट उनके जो बाकी के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने बोला कि भाई अशोक तो सॉफ्ट पड़ रहे हैं, अब इससे कुछ नहीं होगा। सो वहां थोड़ा रिवोल्ट होना चालू हो गया, क्योंकि कोई भी जनता, कोई भी ऑफिशियल्स अगर देखेगा, गवर्नर देखेगा कि उसका राज्य सॉफ्ट पड़ रहा है, तो वो उस चीज का क्या करेगा, प्रॉपर फायदा उठाएगा। तो सेम अशोक के साथ भी एक तरीके से हुआ। After embracing Buddhism, he remained a simple adorer for 2.5 years. Then he entered Buddhist Sangh and became a Bhikshuggatik. Those who lived for some time in viharas are known as Bhikshuggatik. जब उन्होंने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया तो पहले तो सिंपल एडोरर थे, वो एडोर करते थे, वो प्रीच करते थे बुद्धिज्म को कि वायलेंस नहीं करेंगे, सब कुछ। बट क्या हुआ, इनिशियली तो वो एडोरर थे, एडमायर करते थे बुद्धिज्म को, फिर बाद में वो बुद्धिस्ट संघ में एंटर हो गए और वो भिक्षुक गतिक बन गए। भिक्षुक गतिक कौन होते हैं, जो विहारास में रहते हैं उनको भिक्षुक गतिक बोलते हैं। बट ही नेवर बिकेम अ बुद्धिस्ट मॉन्क, rather always remained an adorer. और तो वो बुद्धिस्ट संघ में गए पर वो कभी कभी जाते थे रहने के लिए, बट वो कभी भी एंटायरली वो बुद्धिस्ट मॉन्क नहीं बने, वो सिर्फ एडमायरर ही थे। The definition of Dharma is produced by Ashok in his second and seventh pillar edict. अगर हम धाम की डेफिनेशन देखेंगे तो वो हमें अशोक के सेकेंड एंड सेवेंथ पिलर एडिक्ट में देखने को मिली है। अशोक मेंशन अ फ्यू गुड पॉइंट्स ऑफ धाम इन हिज इंस्क्रिप्शन। उन्होंने कुछ गुड पॉइंट्स भी अपने धाम में रखे, जैसे नो किलिंग ऑफ ह्यूमंस, कोई इंसान को नहीं मारना है, नो डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज हमें कोई डिस्ट्रॉय नहीं करनी है, टू सर्व एंड रिस्पेक्ट पेरेंट्स एंड अडल्ट्स, हमें पेरेंट्स एंड अडल्ट्स की, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, रिस्पेक्ट मेंटोर्स एंड टीचर्स, अपने टीचर्स अपने मेंटोर्स की रिस्पेक्ट करो, गुड बिहेवियर विद स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, स्लेव्स एंड सर्वेंट्स के साथ इंसानों वाला व्यवहार करो, गुड बिहेवियर रखो उनके साथ भी, एंड टू स्पेंड लेस, कम खर्च करो, प्रिजर्व एंड टू प्रिजर्व लेस। सो ये कुछ पॉइंट्स धाम में उन्होंने इंस्क्राइब किए थे। इन द थर्ड मेजर रॉक एडिक्ट अशोक कंसीडर्ड धाम विजय to be the greatest victory. 13 मेजर रॉक एडिक्ट में अशोक ने धाम विजय को ग्रेटेस्ट विक्ट्री बोला है। अशोक was the first ruler in the world history carried out this policy of धाम imperialistic victory without violence. अशोक कौन थे, पहले रूलर थे वर्ल्ड हिस्ट्री में जिन्होंने ये धाम imperialistic की जो पॉलिसी थी वो अपनाई, that is victory without violence. For the propagation of Dham, Ashok appointed a new category of minister known धाम महामंत्र। सो ये धाम को प्रोपोगेट करने के लिए अशोक ने एक नई कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म कर दी जिसको धाम महामंत्र बोला गया। इन हिज फिफ्थ रॉक एडिक्ट
Major rock edict. Ashok mentioned about the appointment of royal officials in the 13th year of his reign. और जब फिफ्थ मेजर रॉक एडिक्ट में हमें देखने को मिलता है कि अशोक ने कुछ रॉयल ऑफिशियल्स को भी अपॉइंट किए थे इन द 13th ईयर ऑफ हिज रेन, दैट इज 256 बीसी। ये कुछ रॉक एडिक्ट है अशोक की, जैसे एलिफेंट एट कलिंग वॉर साइट उड़ीसा, माइनर रॉक एडिक्ट साइट मध्य प्रदेश में, रॉक एडिक्ट जूनागढ़ वाला हो गया, ये मेजर रॉक एडिक्ट गिरनार गुजरात का। Beside Dhamma Mahamatras, other officials like Yukta, Rajuka, Pradeshika, etc. too were given the responsibility of propagating the principle of Dham. एंड धामा महामद्रास के अलावा भी बाकी के भी ऑफिशियल्स थे, जैसे कि युक्ता हो गए, राजुका हो गए, प्रदेशिका हो गए, इनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि ये प्रोपगेट करेंगे धाम के प्रिंसिपल्स को। Thus, Ashok is always remembered among the great rulers of Indian history. So, अशोक को एक तरीके से ग्रेट रूलर बोला गया इंडियन हिस्ट्री में, जस्ट बिकॉज पहले तो वो इतने ज्यादा करेजियस थे, उन्होंने इतना वॉर लड़ा, कलिंग जो था सबसे इम्पोर्टेंट उसको अपने कंट्रोल में लेके आए, देन फिर उन्होंने छोड़ के ये धाम विजय की साइड गए, दैट इज विक्ट्री विदाउट वॉयलेंस। ये पहले रूलर थे वर्ल्ड में जिन्होंने ये वाली पॉलिसी अपनाई। तो इसीलिए अशोक को हमेशा ग्रेट रूलर ही बोला गया। प्लस आर्ट एंड आर्किटेक्चर में अशोक ने इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया है, रॉक एडिक्स इंस्क्रिप्शन जो उन्होंने बनवाए हैं, तो इसलिए भी अशोक क्या है, एक ग्रेट रूलर इसलिए भी बोले गए बिकॉज इन ऑल अगर एडमिनिस्ट्रेटिव देखेंगे, कल्चर देखेंगे, सोसाइटी देखेंगे, इकोनॉमी देखेंगे, हर तरीके से जो अशोक का जो टाइम था, या पूरा अगर हम मौर्यन एम्पायर चंद्रगुप्त से अशोक के टाइम तक का बोले, तो वो काफी ज्यादा अच्छा था, वो काफी ज्यादा प्रॉस्पेरस रहा। उसके बाद क्या होना चालू हुआ कि अशोक के बाद कोई इतने अच्छे रूलर्स नहीं आ पाए, जिसकी वजह से मॉडर्न एम्पायर क्या हुआ, जो वेस्टर्न साइड से जो था ना पूरा नॉर्थ वेस्ट तक फैला हुआ था, वो धीरे धीरे क्या हुआ, कम होता होता फिर से वो पाटलिपुत्र पर ही जाके अटक गया। तो फिर मौर्यन एम्पायर सिर्फ उतना ही रह गया, क्योंकि अशोक के बाद कोई इतने एफिशिएंट रूलर्स आ नहीं पाए थे। अगर उनके बाद भी आते तो शायद मौर्यन एम्पायर और चल जाता, बट अशोक के बाद अगर अब हम जब बाद में, अभी तो इसके बाद हम मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, फिर मॉडर्न इकोनॉमी एंड आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे। उसके बाद जब हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड का देखेंगे, गुप्ता पीरियड में देखेंगे, तब हम देखेंगे कि अशोक मतलब मौर्यन एम्पायर इतना ज्यादा नहीं ग्रो कर पाया, क्योंकि अशोक के बाद कोई इतने एफिशिएंट रूलर्स नहीं आ पाए। सो इतना आज हमने मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम मैंने बता दिया हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आई गेस आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आपको कोई भी डाउट अगर है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि अगर जब तक आप डाउट नहीं लिखोगे तब तक कैसे पता लगेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। क्योंकि जो ऑप्शनल लेके रखे हैं उनके लिए तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, बट अगर जो ऑप्शनल नहीं भी लेके रखे हैं तो प्री में काफी क्वेश्चंस आ जाएंगे, लाइक सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री का क्वेश्चन आ जाएगा, लाइक आपका साइट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, या टाइमलाइन क्रोनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। तो जब तक आप डाउट्स नहीं पूछोगे तो कैसे होगा ना। तो आप रिवाइज करो, आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछो, जरूरी नहीं है कि आप इसी वीडियो के अंदर पूछो, किसी और वीडियो में अपलोड करती हूँ तो उसके अंदर भी आप पूछो डाउट्स, क्योंकि जितना डाउट पूछोगे उतना ज्यादा क्लैरिटी आएगी, उतना ज्यादा आपके अच्छे से प्रिपरेशन होंगे। सो डाउट पूछना काफी अच्छी बात होती है, तो प्लीज आप पूछिए। एंड प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड प्लीज आप क्लियर आईएएस की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आपको प्रॉपरली और इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, आपके स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे, वैल्यू एडेड मटेरियल्स आपके मिल जाएंगे। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लेके आऊं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कि मैम आप प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आइए, तो मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेके आऊंगी। सो टिल देन प्लीज रिवाइज करते रहिए, एंड कोई भी डाउट हो तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स जरूर लिखिएगा, मेंशन करिए। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज, एंड टेक केयर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन से। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे। ओके, बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज।